अध्याय 127 बाहरी शिष्यों पर हावी एक। उसी क्षण प्रेम के युद्ध के इरादे और शक्ति अपने चरम पर पहुंच गए। उनके आधे कदम आरोही दायरे की खेती और मध्य वर्ग के नश्वर कौशल ब्लेजिंग सन मैनुअल ने उन्हें जब चाहे नकुल शॉ पर हमला करने की क्षमता दी। जो अभी कुल में शामिल हुआ है उसके पास मध्य वर्ग का नश्वर कौशल कैसे है? पास के बाहरी शिष्य सभी दंग रह गए। कैरी के अलावा जो प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्यों में पहले स्थान पर है, मैंने किसी और के पास मध्य वर्ग का नश्वर कौशल होने के बारे में कभी नहीं सुना। जिनके पास मध्य वर्ग का नश्वर कौशल था उन्हें कहीं ज्यादा फायदा होता था। धत भाई शॉ का पहला प्रतिद्वंद्वी पहले ही इतना परेशानी भरा है। पारस और राहुल ने एक दूसरे को देखा, दोनों गंभीर लग रहे थे। सभी जानते थे कि नकुल शॉ को आज 4 लोगों का सामना करना होगा और उनमें से कोई भी आसान नहीं था। इसके विपरीत जैसे जैसे हर लड़ाई आगे बढ़ती, प्रतिद्वंद्वी और भी भयानक होता जाता। इसलिए हर कोई नकुल शॉ के जीतने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। वे सोच रहे थे कि वह कितनी देर तक टिक सकते हैं, और वर्तमान स्थिति से प्रेम के साथ पहली लड़ाई उम्मीद से ज्यादा कठिन थी। हा, लगता है हमें लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। पटेल भाइयों ने हंसी छोड़ी। मंच पर नकुल शॉ ने शांति से अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का निरीक्षण किया। उन्हें आज 4 लड़ाइयां लड़नी थीं और इसलिए उन्हें पहली लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी। उन्हें पहले 3 लड़ाइयां सबसे कम समय में खत्म करनी थी क्योंकि सबसे भयानक व्यक्ति मानिक था और नकुल शॉ को उसके लिए अपनी ताकत बचाकर रखनी थी। नकुल शॉ, पहली लड़ाई तुम्हारी आखिरी भी होगी। प्रेम की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी क्योंकि उनकी जलती हुई आभा नकुल शॉ के चारों ओर उमड़ पड़ी। क्या भयानक आंतरिक शक्ति और गति है! ऐसा लगा जैसे नकुल शॉ आग के एक महासागर में गिर गए हों। इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाते, उनके प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही अपनी आंतरिक शक्ति को संघनित कर दिया था और हमला कर दिया था। बूम! चमकीली लाल मुट्ठी एक उल्कापिंड की तरह थी जो नकुल शॉ की ओर तेजी से बढ़ी। बहती पवन मुद्रा, फ्लोइंग विंड स्टैंड्स, स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप। नकुल शॉ का शरीर धुंधला हो गया और गायब हो गया। फिर एक मछली की तरह उन्होंने प्रेम के हमलों के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। लाल रोशनी और चमकते शरीर ने नीचे की भीड़ को ठीक से देखने में असमर्थ बना दिया। वे प्रेम के हमलों को देख सकते थे लेकिन नकुल शॉ के शरीर को नहीं। जब से बाद वाले ने ब्रह्म मछली चित्र को समझा था, नकुल शॉ का स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप अधिकतम स्तर को पार कर गया था। उनका शरीर धुंधला, असली, नकली और बदलाव से भरा था। हालांकि प्रेम के हमले मजबूत थे, उनमें से कोई भी नकुल शॉ के कपड़ों को भी नहीं छू सका। उनका गति कौशल भी महान था और प्रेम ये पता नहीं लगा सके कि नकुल शॉ की कौन सी आकृति असली थी। वह हर बार भ्रम से धोखा खा जाते थे। इस गति कौशल में व्यू से मिली समझ लगती है। क्या ऐसा हो सकता है? सचिन ने नकुल शॉ के शरीर को घूरते हुए देखा क्योंकि उनकी आंखों से एक हैरान करने वाला भाव गुजरा। मंच पर दोनों ने एक पल के लिए चालों का आदान प्रदान किया और हालांकि प्रेम का ब्लेजिंग सन मैनुअल वास्तव में शक्तिशाली था, वह हर बार चूक जाते थे। लेकिन उनकी ताकत ने फिर भी शीर्ष 10 प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्यों को चौंका दिया। यहां तक कि नकुल शॉ भी उनसे सीधे सीधे लड़ना नहीं चाहते थे। पहला, उन्होंने एक मध्य वर्ग का नश्वर कौशल इस्तेमाल किया था और हालांकि प्रेम ने इसे एक उच्च स्तर तक प्रशिक्षित नहीं किया था, ये फिर भी शक्तिशाली था। दूसरा, नकुल शॉ बाद की लड़ाइयों के लिए अपनी ताकत बचाना चाहते थे। ब्लेजिंग सन 3 स्ट्राइक्स। प्रेम के शरीर पर एक हल्की लाल चमक दिखाई दी क्योंकि एक गर्म लाल मुट्ठी एक के बाद एक 3 बार बाहर निकली जिससे एक चौड़े रेंज का तरंग हमला हुआ। हल्की लाल हवा की लहर सभी दिशाओं में बह गई। केवल इस चाल से ही वह रॉकी को हरा सकते थे जो पहले 13वें स्थान पर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें नकुल शॉ को चुनौती देने का आत्मविश्वास था। तोड़ो! नकुल शॉ की भ्रमित करने वाली आकृति प्रेम के चारों ओर चमकी और इस समय उन्होंने आखिरकार अपनी चाल चली। प्यू प्यू प्यू! उनकी स्टार फिंगर अलग अलग स्थितियों से बार बार बाहर निकली। कुछ प्रकाश की धारियां सीधी थीं, अन्य मुड़ी हुई थीं, लेकिन वे फिर भी प्रेम की ओर बढ़ीं। प्रेम का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया क्योंकि नकुल शॉ के हमले चपलता से भरे थे और असली हमले खोजना मुश्किल थे। उन्हें केवल आंतरिक शक्ति के जारी होने की आवाज़ सुनाई दी और इसलिए उन्होंने आवाज़ से नकुल शॉ की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की। लेकिन स्टार फिंगर के ब्रह्म मछली चित्र से मिली समझ के साथ मिलने के बाद ये लगभग पूरी तरह से एक नया कौशल था। नुकसान ज्यादा था और चपलता और भ्रम से भरा था। जो आप देखते हैं और जो आप सुनते हैं वह असली नहीं हो सकता है क्योंकि कानों और आंखों को भ्रम से धोखा दिया जा सकता है। शूश! एक प्रकाश की धारी प्रेम के कंधे से गुजर गई जिससे एक खूनी घाव हो गया और इससे उनका शरीर हिल गया। तुरंत दूसरा और तीसरा घाव आया। प्रेम एक हताश स्थिति में थे और उन्हें जवाबी हमला करने की कोशिश करने के लिए ब्लेजिंग सन मैनुअल को तेजी से प्रसारित करना पड़ा। लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो वह नकुल शॉ के कपड़ों को भी नहीं छू पाते थे। नकुल शॉ की गति और हमले के कौशल ने हमेशा प्रेम को धोखा दिया।
कुछ ही समय में प्रेम के शरीर पर 7 या 8 खूनी घाव थे और उनके बाल बिखर गए थे क्योंकि वह लगातार हाँफ रहे थे। हार मान लो। प्रेम के सामने दो आकृतियां एक हो गईं, जिससे नकुल शॉ का असली शरीर दिखाई दिया। प्रेम ने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी और घायल हो गए थे। अगर नकुल शॉ ने आसानी से न लिया होता तो वह शायद अपनी जान पहले ही खो चुके होते। लेकिन पूरी लड़ाई के दौरान नकुल शॉ को छू भी न पाने का एहसास उन्हें पागल कर रहा था। ब्लेजिंग सन वेव डिस्ट्रक्शन। प्रेम की हथेली हवा में से गुजरी और नकुल शॉ से टकराई जो उनके सामने थे। इस दृश्य ने नीचे के पारस और उनके साथियों को डर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया और सोचा कि नकुल शॉ बहुत लापरवाह थे। प्लोप। नकुल शॉ का शरीर हवा में गायब हो गया। प्रेम ने अपने दिल में धत कहा और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाते, पीछे से एक तेज आंतरिक शक्ति ने उन्हें छेद दिया। इस हमले की शक्ति उनके शरीर से गुजर गई। प्रेम का शरीर सुन्न हो गया क्योंकि उन्होंने मुश्किल से मुड़कर नकुल शॉ की ठंडी आंखें देखीं। अगर यह एक असली जीवन मृत्यु की लड़ाई होती तो तुम 1000 बार मर चुके होते। उच्च खेती और मजबूत हमलावर कौशल होने का क्या मतलब है? अगर तुम्हारी असली युद्ध शक्ति बेकार है तो कोई फायदा नहीं है। पहली लड़ाई चुनौती देने वाला प्रेम हारता है। सचिन ने घोषणा की। प्रेम के हारने के बाद पटेल भाइयों ने अपनी अकड़ वापस ले ली और इसके बजाय उनके भाव गंभीर हो गए। अभी हुई लड़ाई से प्रेम की ताकत शीर्ष 10 में रैंक की जा सकती थी और उनके जैसे एक अभिजात व्यक्ति को नकुल शॉ ने खिलौने की तरह खिलाया था। ये कल्पना की जा सकती थी कि नकुल शॉ की ताकत उनसे केवल मजबूत थी और कमजोर बिल्कुल नहीं। दूसरी लड़ाई नकुल शॉ 13वें स्थान पर बनाम माइकल 9वें स्थान पर। नकुल शॉ अब चुनौती देने वाले बन गए थे। सिंह। माइकल का भारी शरीर एक बिल्ली की तरह था क्योंकि वह मंच पर उछल पड़े। नकुल शॉ की पुतली थोड़ी सिकुड़ गई। उन्होंने पाया कि माइकल के आंदोलन चुस्त थे और वह अपने शरीर के भीतर निहित अपार शक्ति को देख सकते थे। एक चुस्त शरीर न केवल वह शरीर को मजबूत करने में एक उच्च स्तर तक पहुंचे हैं, बल्कि वह आधे कदम आरोही दायरे तक भी पहुंच गए हैं। नकुल शॉ के पास माइकल की ताकत की एक स्पष्ट तस्वीर थी। शरीर को मजबूत करने और गति के मामले में माइकल प्रेम से कहीं बेहतर थे। आयरन प्लो आर्म। माइकल का शरीर नकुल शॉ के सामने उछला और उन्होंने अपनी मुट्ठियों को उनकी ओर तेजी से मारा। बूम। मंच पर एक 50 सेमी का छेद बन गया जो शुद्ध काले पत्थर से बना था। माइकल का आयरन प्लो आर्म एक अत्यंत प्रभावी कौशल था जो सब कुछ साफ कर देता था। नकुल शॉ ने तुरंत स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप के साथ जवाब दिया और माइकल के हमलों से बच गए। लेकिन माइकल की युद्ध चेतना प्रेम से बेहतर थी और वह नकुल शॉ के शरीर को पकड़ लेते थे। वन लाइन स्टार फिंगर। एक तीखी आवाज अचानक दिखाई दी और हवा में से गुजरी इससे पहले कि माइकल की रक्षात्मक बाधा को छेद दिया। शूश। माइकल के पैर पर एक खूनी निशान रह गया क्योंकि वह दर्द में गरजे। नकुल शॉ के सफल होने का कारण यह था कि वह अपनी बाईं आंख से माइकल की छोटी सी कमी को पकड़ने में सक्षम थे। माइकल को खुद भी नहीं पता था कि क्या हुआ। पैर में घायल होने के बाद माइकल की गति धीमी हो गई और वह जल्द ही नकुल शॉ की स्टार फिंगर से बार बार घायल हो गए। 10 खूनी घावों के बाद ही उन्हें नकुल शॉ ने मंच से लात मारकर हटा दिया। प्लोप। माइकल अपने चेहरे के बल गिरे और नफरत में अपने दांत पीसते रहे। अगर वह शुरू से ही पैर में घायल न हुए होते जिससे उनकी गति धीमी हो गई थी तो वह इतनी जल्दी नहीं हारते। मैथ्यू। ये लड़का थोड़ा अजीब है, सावधान रहना। माइकल ने मैथ्यू को बताया कि अभी क्या हुआ था। उनके बड़े भाई की ताकत उनसे ज्यादा थी और वह ज्यादा शांत थे। मैथ्यू, तुम्हें इस बच्चे को हराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उसके साथ थोड़ा समय बर्बाद करना है और उससे ज्यादा ऊर्जा खर्च करवानी है। उनके कान में एक आवाज गूंजी। मैथ्यू ने यह सुनकर सिर हिलाया और धीरे धीरे और स्थिर रूप से मंच पर चले गए। नकुल शॉ अपने तीसरे प्रतिद्वंद्वी का बारीकी से निरीक्षण किए बिना नहीं रह सके। मैथ्यू की आभा उनके भाई से ज्यादा गहरी थी। आयरन ईगल गॉड क्लॉ। मैथ्यू की गति कौशल पीछे हट सकती थी और आगे बढ़ सकती थी और वह बेहद चुस्त थे। उनका हमला तेज और बिजली की तरह था। बिजली की तेज गति वाला पंजा जो कुछ सेंटीमीटर मोटे लोहे को भी तोड़ सकता था, हवा में से गुजरा। स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप। नकुल शॉ का शरीर फिर से धुंधला हो गया और उन्होंने मैथ्यू की जानलेवा चाल को चकमा दिया। दोनों आकृतियों ने क्रमशः अपनी अपनी चालों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। नकुल शॉ ने पाया कि मैथ्यू ने कभी भी जल्दबाजी में हमला नहीं किया। वह हमेशा केंद्रित थे और अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकते थे। मैथ्यू की आंखें तेज थीं क्योंकि उन्होंने नकुल शॉ को ठंडे ढंग से देखा। शॉ नाम के बच्चे, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन मुझे हराना आसान नहीं होगा। उनका लक्ष्य सिर्फ नकुल शॉ की ऊर्जा को बर्बाद करना था और कुछ नहीं। अध्याय 128 बाहरी शिष्यों पर हावी 2। मैथ्यू का सामना करते समय नकुल शॉ को थोड़ी परेशानी महसूस हुई और हालांकि मैथ्यू माइकल और प्रेम से ज्यादा मजबूत थे, यह मुख्य कारण नहीं था। यह उनके प्रतिद्वंद्वी के रवैये के कारण था। सबसे पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वह नकुल शॉ जितने मजबूत नहीं थे।
इसका मतलब था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकेंगे। इसके विपरीत वह नकुल शॉ से लड़ने के लिए अपनी 200% शक्ति का उपयोग करेंगे। इसके अलावा उनका लक्ष्य जीतना नहीं था, उनका एकमात्र लक्ष्य नकुल शॉ की ऊर्जा को खर्च करना था। इन दो बातों के कारण ही मैथ्यू में लगभग कोई कमी नहीं थी। हालांकि नकुल शॉ का गति कौशल गहरा था, मैथ्यू ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि नकुल शॉ की असली स्थिति कहाँ थी। मैं उसे 10 चालों में हरा सकता हूँ। लेकिन फिर नकुल शॉ का शरीर चमका और फिर से मैथ्यू के सामने दिखाई दिया। शांत मैथ्यू का सामना करते हुए नकुल शॉ ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। कौशल का उपयोग करने के बजाय वह उसे दबाने के लिए पूर्ण शक्ति का उपयोग करेंगे। नकुल शॉ ने एक हल्की सांस ली और अपनी आभा को जारी किया। तुरंत उनकी आभा आधा स्तर ऊपर उठ गई, जिससे मैथ्यू के भाव बदल गए। नीचे से देख रहे मानिक की पुतली सिकुड़ गई। बहुत से लोग दंग रह गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नकुल शॉ अभी भी खुद को रोक रहे थे। इसका मतलब था कि प्रेम और माइकल से लड़ते हुए नकुल शॉ ने ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की थी। असंभव, वह मुझसे भी ज्यादा ऊर्जा जमा कर सकता है। प्रेम नकुल शॉ को घूर रहे थे, जो हर पल मजबूत होते जा रहे थे। उनका चेहरा पीला था। वन लाइन स्टार फिंगर। नकुल शॉ ने अपनी अधिकतम स्तर की स्टार फिंगर का उपयोग किया, और हालांकि उन्होंने इस बार 4 पवन मुद्राओं 4 विंड स्टैंसेस को इसमें नहीं मिलाया था, फिर भी शक्ति ने भीड़ को चौंका दिया। बूम बूम बूम, अजूरी रोशनी की एक के बाद एक धारियां पक्षियों के झुंड की तरह मैथ्यू की ओर बढ़ीं। मैथ्यू का चेहरा पीला सफ़ेद था क्योंकि उन्होंने अपनी आधे कदम आरोही दायरे की आंतरिक शक्ति को प्रसारित किया और एक रक्षात्मक बाधा को फैलाया। असीम पर्वत, लिमिटलेस माउंटेन। मैथ्यू ने अपनी भुजाएं फैलाईं और उनकी आभा माउंट ताई की तरह स्थिर और गहरी हो गई क्योंकि यह नकुल शॉ के हमलों से टकरा गई। पेंक दोनों के बीच एक विस्फोट हुआ क्योंकि पत्थर और धूल हवा में उड़ गए। देखने में यह आंतरिक शक्ति की लड़ाई थी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद मैथ्यू कराह उठे और पीछे धकेल दिए गए। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते समय एक कमी दिखाई दी थी और नकुल शॉ ने इसका फायदा उठाया था। नकुल शॉ के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। उन्हें विश्वास नहीं था कि प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते समय निर्दोष होगा। जब रणनीति काम नहीं करती थी तो जबरदस्त शक्ति सबसे अच्छा तरीका हो सकती थी, और नकुल शॉ ने जबरदस्ती प्रतिद्वंद्वी को गलती करने पर मजबूर किया। वन लाइन स्टार फिंगर। बवंडर मुद्रा। टोर्नेडो स्टैंस। नकुल शॉ हमला करते रहे जबकि उन्हें फायदा था, और बवंडर मुद्रा के साथ मिलने के बाद शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई। प्यू प्यू क्यू। प्रकाश की धारियां एक उल्कापिंड की बौछार की तरह थीं, और शक्ति ने समेकित दायरे की सीमाओं को पार कर लिया था। देख रहे बाहरी शिष्यों ने मुंह खोलकर घूरा। इस समय उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि नकुल शॉ शीर्ष 5 में रैंक कर सकते थे और उन्हें तीसरे स्थान को चुनौती देने का अधिकार था। वाह, मैथ्यू केवल कुछ चालों को ही रोक पाए, इससे पहले कि उन्होंने एक मुंह भरकर खून थूक दिया। हालांकि उन्होंने नकुल शॉ की ऊर्जा को खर्च करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह बुरी तरह हार गए। अपनी मूल योजना के अनुसार उन्हें समय बर्बाद करना था और नकुल शॉ की ऊर्जा को खर्च करना था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नकुल शॉ अपनी सबसे अच्छी चालों में से एक का उपयोग करेंगे और इतने कम समय में उन्हें हरा देंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैथ्यू ने लाचारी से मानिक की ओर देखा। मानिक के भाव अभी भी शांत थे। तुमने नकुल शॉ को अपनी सारी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया है, इसलिए उसे थोड़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी होगी। दर्शक पागल हो गए क्योंकि नकुल शॉ ने अपनी तीसरी लड़ाई जीत ली। आज से पहले उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि नकुल शॉ इतनी जल्दी और कुशलता से 3 प्रतिद्वंद्वियों का ध्यान रख पाएंगे। वर्तमान स्थिति से ऐसा लगा कि नकुल शॉ ने अपनी लड़ाइयां बहुत आसानी से जीतीं। कोई भी कठिन लड़ाई नहीं हुई। मैथ्यू को हराने के बाद नकुल शॉ ने उनकी रैंक ले ली। चौथी चुनौती। नकुल शॉ 8वें स्थान पर बनाम मानिक तीसरे स्थान पर। सचिन की आंखों में उम्मीद चमक गई। लगातार 3 लड़ाइयां जीतने के बाद क्या नकुल शॉ आखिरी भी जीत पाएंगे? सभी जानते थे कि मानिक आज नकुल शॉ का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। तीसरे स्थान पर होने के कारण मानिक बाहरी शिष्यों के सरदारों में से एक थे और उन्होंने आरोही दायरे तक पहुंच चुके कल्टिवेटर्स को भी चुनौती दी थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से मानिक की ताकत समेकित दायरे को पार कर गई थी। नकुल शॉ, मेरा सामना करते हुए तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। मानिक का भारी और मांसल शरीर मंच को हिला रहा था। कठोर, शुद्ध काले पत्थर पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई दीं। केवल मंच पर उतरने से ही मानिक ने पहले ही दिखा दिया था कि वह कितने मजबूत थे। शूश, मानिक के कपड़े फेंक दिए गए जिससे उनका शरीर सामने आ गया। उन्होंने जो आभा जारी की वह शिखर स्तरीय जानलेवा जानवरों को डरा सकती थी। बाहरी शिष्यों ने सभी ने एक ठंडी सांस ली और उनकी आंखों में सदमा दिखाई दिया। एक प्रभु स्तरीय जानलेवा जानवर के करीब की आभा। नकुल शॉ का दिल एक पल के लिए रुक गया। आधे महीने पहले की तुलना में मानिक की ताकत बढ़ गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मूल तीसरे स्थान को बदलने में सक्षम थे।
नकुल शॉ की बाईं आंख देख सकती थी कि मानिक का शरीर लगभग आरोही दायरे तक पहुंच गया था। वह और मानिक दोनों ने शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया और उनका लक्ष्य एक ही था, अपने शरीर के साथ आरोही दायरे में प्रवेश करना। लेकिन दोनों की तुलना में मानिक नकुल शॉ के करीब थे। आखिरकार मानिक ने कुल में पहले प्रवेश किया था और लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था। अगर वह आधा कदम और आगे जा पाते तो वह पिछले 100 सालों में अपने शरीर के साथ आरोही दायरे में प्रवेश करने वाले पहले बाहरी शिष्य होते। सिंह सिंह मानिक कदम दर कदम नकुल शॉ के पास आए। स्मॉल गोल्डन मेटल फिस्ट, छोटा सुनहरा धातु मुट्ठी। मानिक की मुट्ठी फैलती हुई लग रही थी क्योंकि सोने की एक परत ने इसे ढक लिया था। नकुल शॉ की बाईं आंख थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि उनके भाव गंभीर हो गए। बूम! जिस क्षण मुट्ठी बाहर निकली, मानिक का शरीर और मुट्ठी नकुल शॉ के सामने दिखाई दिए। मानिक की विस्फोटक ऊर्जा और गति ने पटेल भाइयों को आसानी से पार कर लिया। देख रहे बाहरी शिष्य सदमे में घूर रहे थे। मानिक की मुट्ठी समेकित दायरे की 9वीं रैंक पर किसी भी कल्टिवेटर को तुरंत मार सकती थी। सिल्वर वॉल माउंटेन ओपनिंग, सिल्वर वॉल पर्वत उद्घाटन। समय रहते नकुल शॉ की ताकत भी फट पड़ी। मुट्ठी मुट्ठी से टकराई जो जंगलीपन और शक्ति से भरी थी। इसमें कोई रणनीति या कौशल शामिल नहीं था। सभी बाहरी शिष्यों ने बैंग की आवाज़ सुनी इससे पहले कि उनके कान कांप गए और वे अपनी सुनवाई खो बैठे। तेंग तेंग तेंग, नकुल शॉ और मानिक दोनों एक साथ पीछे हटे और जमीन पर दरारें छोड़ दीं। नकुल शॉ ने अपने शरीर को स्थिर करने से पहले 9 कदम पीछे हटे, जबकि मानिक ने केवल 8 कदम पीछे हटे। मानिक को थोड़ा फायदा हुआ था, लेकिन इस दृश्य ने नीचे के बाहरी शिष्यों को चौंका दिया। नकुल शॉ मानिक से कुचले नहीं गए, हालांकि वे सीधे सीधे लड़ रहे थे। वह लड़का भी शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है और वह मानिक का मुकाबला करने में सक्षम है। पास में चर्चा शुरू हो गई। ये कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबसे हैरान व्यक्ति मानिक खुद थे। वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि किसी के शरीर को मजबूत करना कितना कठिन था, और यह कल्पना करना मुश्किल था कि उनके सामने का युवक, जो केवल 14-15 साल का था, ऐसे स्तर तक कैसे पहुंच पाया। किसी को पता होना चाहिए कि उनकी खुद की उम्र 24-25 साल थी। वह नकुल शॉ से 10 साल बड़े थे। अगर वह 30 साल की उम्र तक आरोही दायरे तक नहीं पहुंच पाते तो उन्हें कुल द्वारा फेंक दिया जाएगा। उनके शरीर को मजबूत करने का स्तर वास्तव में मुझसे एक उच्च स्तर तक पहुंच गया है। नकुल शॉ के भाव पानी की तरह शांत थे क्योंकि उनकी बाईं आंख की शक्ति खुल गई थी। उनकी सिल्वर वॉल तकनीक शक्ति और रक्षा बढ़ाने पर केंद्रित थी। मानिक ने एक शरीर को मजबूत करने की तकनीक में प्रशिक्षण लिया था जो सिल्वर वॉल तकनीक से कम नहीं थी, और यह एक उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हो और इसे एक उच्च स्तर तक प्रशिक्षित करते हो, लेकिन आज तुम फिर भी हारोगे। मानिक के भाव ठंडे थे क्योंकि उनकी मांसपेशियां कसी हुई थीं। अपनी बाईं आंख से नकुल शॉ ने महसूस किया कि मानिक की आंतरिक शक्ति और शरीर को मजबूत करने की तकनीक दोनों पूरी तरह से उनकी हड्डियों में मिल गई थीं। क्रैक क्रैक, मानिक की हड्डियां चटक गईं क्योंकि उन्होंने एक भयानक आभा जारी की। नकुल शॉ का दिल उछल गया। उन्हें ऐसा लगा कि वह एक प्रभुस्तरीय जानलेवा जानवर से लड़ रहे थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि मानिक अपने शरीर को मजबूत करने की तकनीक के साथ किस स्तर तक पहुंचे थे ताकि वह अपनी आंतरिक शक्ति और शरीर को पूरी तरह से मिला सकें। गोल्ड ब्रोंज कास्टिंग बॉडी, सोना कांसा ढलाई शरीर। मानिक की आभा अचानक एक और आधा स्तर ऊपर उठ गई क्योंकि उनके शरीर पर एक सुनहरा कांसे का रंग दिखाई दिया। इस तकनीक का उपयोग करने के बाद मानिक में आरोही दायरे वालों को चुनौती देने की क्षमता थी। स्मॉल गोल्ड मेटल फिस्ट, एक सुनहरी मुट्ठी हवा में से गुजरी और नकुल शॉ को ढंक लिया। गति बहुत तेज थी। एक सामान्य स्थिति में नकुल शॉ समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, लेकिन इस समय नकुल शॉ की बाईं आंख अधिकतम तक खुली थी और वह मानिक के बिजली तेज हमले को रोकने में सक्षम थे। पेंग, नकुल शॉ का शरीर 10 गज पीछे चला गया। अगर उनकी सिल्वर वॉल तकनीक की विशेषता रक्षा न होती तो मुमकिन ने उन्हें खून की उल्टी करवा दी होती। नीचे गिरो, मानिक ने नकुल शॉ को मंच के किनारे पर धकेल दिया था। अगर वह मंच से गिर जाते तो इसका मतलब होता कि वह हार गए। श्वा, नकुल शॉ का शरीर एक मुट्ठी से नष्ट हो गया। मानिक इस बार चूक गए थे। बहती पवन मुद्रा, स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप। नकुल शॉ ने बहती पवन मुद्रा से मिली समझ को अपने अधिकतम स्तरीय गति कौशल में मिला दिया। तुरंत नकुल शॉ का गति कौशल अपने शिखर स्तर पर पहुंच गया। ब्रह्म मछली चित्र से मिली समझ को ज्यादा से ज्यादा मिलाया गया और नकुल शॉ एक मछली के करीब हो गए। नकुल शॉ की तुलना में मानिक का गति कौशल उनकी कमजोरी थी। कई बार उन्हें नकुल शॉ ने धोखा दिया था और उनके हमले चूक जाते थे। इस समय नकुल शॉ की बाईं आंख खुल गई क्योंकि उन्होंने मानिक के गोल्ड ब्रोंज कास्टिंग बॉडी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अध्याय 129, बाहरी शिष्यों पर हावी 3। गोल्ड ब्रॉन्ज कास्टिंग बॉडी, यह मानिक का अंतिम हमला था और जब इसका उपयोग किया जाता था तो उनकी शक्ति और बचाव एक और स्तर तक बढ़ जाते थे।
नकुल शॉ को अभी अभी पीछे धकेला गया था और वह लगभग घायल हो गए थे। इस समय नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख को इस चाल की खामियों का निरीक्षण करने के लिए खोला। उनके बेहतर दृष्टि मोड में मानिक के शरीर में लाल सोने की रोशनी की चिंगारियां दिखाई दीं। शरीर को मजबूत करने की तकनीक और आंतरिक शक्ति के बीच पूर्ण विलय। एक और आधा कदम और वह अपने शरीर के साथ आरोही दायरे में पहुंच जाएगा। नकुल शॉ का दिल उछल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी अफवाहें थीं कि शीर्ष प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्यों में आरोही दायरे में वालों को चुनौती देने की क्षमता थी। शरीर को मजबूत करने की तकनीक खेती का सबसे सरल तरीका था और यह शुद्ध शक्ति के साथ दूसरों पर हावी होने के बारे में था। इसलिए शरीर को मजबूत करने की तकनीकों की खामियां वास्तव में काफ़ी छोटी थीं। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख खोली, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट खामियां नहीं मिलीं। वह गोल्ड ब्रॉन्ज कास्टिंग बॉडी के पीछे के सिद्धांत को देख सकते थे, लेकिन क्योंकि दो शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकों की शैलियां अलग अलग थीं, वह इसे कम समय में खुद पर उपयोग नहीं कर सकते थे। बच्चे, मैं देखूंगा कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो, मानिक की आवाज़ आई क्योंकि उनके हमले की दर कम हो गई थी। इसके बजाय उन्होंने नकुल शॉ के शरीर को खोजने की पूरी कोशिश की और जल्दबाजी में हमला नहीं किया। नकुल शॉ के गति कौशल को भ्रम मछली चित्र के साथ मिलाए जाने के बाद हर जगह भ्रम थे जो अराजक स्थितियों के अनुकूल थे। तो जब प्रतिद्वंद्वी ज्यादा चालें चलते थे तो उन्हें ज्यादा आसानी से धोखा दिया जाता था। एक शांत, तार्किक व्यक्ति अपने आंदोलन को प्रतिबंधित कर देगा, जिससे भ्रम मछली चित्र का प्रभाव कम हो जाएगा। कम समय में मानिक नहीं चले। वह नकुल शॉ के असली शरीर को खोजने की कोशिश कर रहे थे और वह ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। अगर दुश्मन नहीं चलता तो मैं चलूंगा। स्टार फिंगर। नकुल शॉ ठंडे ढंग से हंसे और अपनी अधिकतम स्तर की स्टार फिंगर को मानिक पर भेज दिया। डिंग डिंग डिंग। हमले मानिक पर पड़े तो चिंगारियां निकलीं। इन तेज चालों ने उनके बचाव को भी नहीं भेदा। हा, ये तुम्हारा हमला है। क्या भयानक बचाव है। नकुल शॉ का दिल एक पल के लिए रुक गया। गोल्ड ब्रॉन्ज कास्टिंग बॉडी का बचाव उनकी सिल्वर एयर बैरियर से भी ज्यादा मजबूत था। स्मॉल गोल्ड मेटल फिस्ट। मानिक चिल्लाए क्योंकि उन्होंने नकुल शॉ पर ताला लगा दिया और अपनी मुट्ठी बाहर निकाली। मुट्ठी से निकली हवा ही समेकित दायरे की 8वीं और 9वीं रैंक पर कल्टिवेटर्स को नष्ट कर सकती थी। सिल्वर एयर बैरियर। नकुल शॉ ने अपनी आंतरिक शक्ति को अधिकतम तक प्रसारित किया और सिल्वर वॉल तकनीक के रक्षात्मक कौशल का उपयोग किया। उनकी त्वचा पर पारदर्शी चांदी की एक पतली परत दिखाई दी। बूम। मुट्ठी अपने लक्ष्य से टकराई और चांदी की पारदर्शी बाधा हिल गई और उसका रंग फीका पड़ गया। नकुल शॉ को ऐसा लगा जैसे उन पर एक पहाड़ गिर रहा हो और इस दबाव में उनकी श्वास वापसी तकनीक अधिकतम स्तर को पार कर गई। क्रैक। उस चाल के तहत जो आरोही दायरे में कुछ लोगों को भी पीछे धकेल सकती थी, सिल्वर एयर बैरियर आखिरकार टूट गया। लेकिन नकुल शॉ ने इस ऊर्जा का उपयोग 10 गज पीछे कूदने के लिए किया और उन्होंने अपने स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप का उपयोग करके पीछे हटे। तेंग तेंग। मानिक को भी सिल्वर एयर बैरियर के विनाश से पीछे धकेल दिया गया और उनके भाव पहली बार गंभीर हो गए। शुरुआत से अब तक नकुल शॉ का गति, आंदोलन और शक्ति में प्रदर्शन ने उनकी उम्मीदों को एक बार फिर से पार कर लिया था और वह कम समय में उनसे बराबरी करने में सक्षम थे। आंदोलन के मामले में मानिक को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह नकुल शॉ जितने अच्छे नहीं थे। नकुल शॉ ने भ्रम मछली चित्र को समझा था और जब इसका उपयोग गति कौशल, विशेष रूप से के साथ किया जाता था तो ये सबसे अच्छा होता था। इसलिए स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप अधिकतम स्तर को पार कर गया था। इसके अलावा श्वास वापसी तकनीक ने नकुल शॉ को घनी और मोटी आंतरिक शक्ति दी थी। अगर नकुल शॉ चाहते तो वह एक गतिरोध तक लड़ सकते थे। ये कुछ ऐसा था जिसे मानिक नहीं देखना चाहते थे, लेकिन नकुल शॉ का लक्ष्य एक गतिरोध तक लड़ना नहीं था। स्टार फिंगर, बवंडर मुद्रा, स्मॉल गोल्ड मेटल फिस्ट, सिल्वर वॉल माउंटेन ओपनर। दो आकृतियां कभी कभी आपस में गुंथ जाती थीं और अलग हो जाती थीं। नकुल शॉ वह थे जिन्होंने हमला किया, जबकि मानिक बचाव पर थे। बाहरी शिष्य सभी हैरान थे। इस नकुल शॉ की ताकत मानिक के बराबर है। वह केवल मानिक का मुकाबला करने के लिए अपने गति कौशल पर भरोसा कर रहा है। अगर वे सीधे सीधे लड़ते तो नकुल शॉ मानिक के प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। गति कौशल भी ताकत का एक हिस्सा है। गति के मामले में वह हर बाहरी शिष्य को हराने में सक्षम है। चाहे वे कुछ भी कहें, भीड़ अभी भी नकुल शॉ की सच्ची ताकत से दंग थी। उनकी नज़रें मंच पर दो आकृतियों पर केंद्रित थीं। नकुल शॉ का आंदोलन कौशल गहरा था और हर बार दर्शक धोखा खा जाते थे। 10 हमलों में से मानिक केवल अधिकतम 2 से 3 हमलों को असली लक्ष्य पर मार पाते थे और उन्हें भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे ही दोनों ने 40-50 चालें लड़ीं, कोई परिणाम नहीं देखा गया। बवंडर मुद्रा, रहस्यमयी पवन हथेली, मिस्टीरियस विंड पाम। नकुल शॉ अचानक हवा में उछले और उनकी लड़ने की शैली बदल गई थी। उनकी हथेली से एक अजूरी रोशनी दिखाई दी जो तेजी से गोल घूम रही थी, पास की हवा को अपनी ओर खींच रही थी।
चाल धीमी लग रही थी, लेकिन यह वास्तव में बेहद तेज थी और ऐसा लग रहा था कि यह अपने रास्ते में सब कुछ काटने के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग कर रही थी। वह चाल है। नीचे देख रहे रॉकी ने अपनी सांस रोक ली। नकुल शॉ की चाल रहस्यमयी पवन हथेली थी जिसने उस दिन रॉकी को हराया था, और अब नकुल शॉ की चाल पहले से 1 से 2 गुना ज्यादा मजबूत थी। गोल्ड मेटल स्काई पोल, सोना धातु आकाश खंभा। मानिक ने गंभीरता से एक हमलावर और रक्षात्मक कौशल का उपयोग किया। उनके दोनों हाथ ऐसे उठे जैसे वह स्वर्ग को ऊपर धकेलना चाहते हों। 2 अंतिम हमले हवा में तेजी से टकराए और लगातार डिंग डिंग की आवाजें भेजीं। एक आकृति हवा में थी जबकि दूसरी जमीन पर थी। जैसे ही चालें टकराईं, ऊर्जा का एक अराजक उभार पास के क्षेत्र में फैल गया और धूल की एक परत उड़ा दी जिसने मंच को ढक लिया। यह एक सांस के समय तक जारी रहा, इससे पहले कि दोनों आकृतियां एक पेंग के साथ अलग हो गईं। तेंग तेंग तेंग, एक सुनहरी आकृति हम्फ की क्योंकि वह पीछे हट गई, जबकि दूसरी आकृति हवा में पलट गई और जमीन पर धीरे से उतरी। जैसे ही धूल फिर से नीचे गिरी, 2 आकृतियों को देखा जा सकता था। नकुल शॉ सामान्य की तरह ही थे, एकमात्र अंतर यह था कि उनके कपड़े फटे हुए थे। जहां तक मानिक की बात थी, उनके शरीर पर 10 खूनी निशान दिखाई दिए, लेकिन देखने से वह गंभीर रूप से घायल नहीं थे। लेकिन फिर भी दर्शकों ने ठंडी सांसें लीं। कौन सोच सकता था कि मानिक इतना अस्त व्यस्त हो जाएगा। शायद वह जल्द ही नया शीर्ष बाहरी शिष्य होगा। पास से एक स्पष्ट आवाज आई। यह आवाज सुनकर बहुत से लोगों के शरीर कड़े हो गए, खासकर उन प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्यों जैसे रॉकी और पटेल भाई, जिन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसने बात की थी। भीड़ में से एक रास्ता बनाया गया था और एक युवक बाहर आया। इस युवक का चेहरा सामान्य था और उसके भाव शांत थे, लेकिन ये यही चेहरा था जिसने अन्य शिष्यों को सम्मानजनक बना दिया। कैरी, पहला स्थान, वह भी यहाँ है। मैंने सुना है कि कैरी ने एक बार आरोही दायरे के आंतरिक शिष्यों को हराया था। कैरी की उपस्थिति से एक सदमे की लहर फैल गई। बाहरी शिष्यों में पहला स्थान। प्रेम, निधि, पारस और उनके साथी इस अफवाह वाले व्यक्ति को देखते रहे। जब से वे शिष्य बने थे, उन्होंने कैरी के बारे में 1 से ज्यादा बार लोगों को बोलते हुए सुना था। जाहिर है, कैरी की प्रतिभा बहुत औसत थी, केवल एक आधा आध्यात्मिक शरीर, और वह मुश्किल से कुल में प्रवेश करने में सक्षम थे। लेकिन यह उनके जैसा कोई था जो कड़ी मेहनत के माध्यम से बाहरी शिष्यों के सिंहासन तक पहुंचा था। कैरी, क्या तुम्हारा मतलब नकुल शॉ है? वह शीर्ष बाहरी शिष्य बनेगा? यहाँ तक कि तुम भी सोचते हो कि तुम उसके मैच नहीं हो? कुछ प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्य पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। सबसे पहले, उसका गति कौशल बाहरी शिष्यों में सबसे अच्छा है। यहाँ तक कि मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक बोलते हुए कैरी रुक गए। कुछ प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरा, मानिक का बचाव बाहरी शिष्यों में सबसे अच्छा है, और अब तक नकुल शॉ अभी तक घायल नहीं हुए हैं, जबकि मानिक घायल हो गए हैं। हालांकि यह सबसे हल्की चोट है, कैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। निधि ने इस शीर्ष बाहरी शिष्य का निरीक्षण किया, लेकिन चाहे वह किसी भी दृष्टिकोण से देखें, वह हर तरह से सामान्य लग रहे थे। कैरी ने विश्लेषण किया, इसका मतलब है कि नकुल शॉ का हमला, बचाव और गति शीर्ष पर पहुंच गए हैं, तो कुल मिलाकर वह मानिक से ज्यादा मजबूत है। मानिक का बचाव बाहरी शिष्यों में सबसे अच्छा है, और अगर नकुल शॉ उसे हराने में सक्षम है, तो वह नया शीर्ष बाहरी शिष्य बन जाएगा। भीड़ को लगा कि इसमें कारण था। आखिरकार दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्य ने केवल मानिक के साथ एक गतिरोध तक लड़ाई लड़ी थी। इस समय मंच पर स्थिति फिर से बदल गई। 1 लाइन स्टार फिंगर, पार्शियल विंड स्टैंस, आंशिक पवन मुद्रा। नकुल शॉ ने अचानक 4 पवन मुद्राओं की तीसरी मुद्रा को अपने हमलों में मिला दिया। पार्शियल विंड स्टैंस से मिली समझ बवंडर पवन मुद्रा से कहीं ज्यादा मजबूत थी, और अब नकुल शॉ का शरीर और खेती दोनों पहले से कहीं बेहतर थे। क्यों? तेज आंतरिक शक्ति हवा में चमकी। नकुल शॉ की उंगली एक ब्लेड की तरह थी क्योंकि इसने मानिक की कमर को छेद दिया। कैसे? मानिक का शरीर कड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी कमर पर निशान देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके प्रतिद्वंद्वी द्वारा उनका बचाव इतनी आसानी से टूट गया था। क्यों? एक और पतला उंगली का निशान उनके सामने चमका। उसी क्षण मानिक सुन्न हो गए क्योंकि उनकी गर्दन पर एक खूनी निशान दिखाई दिया। उनके शरीर के बाल सभी सीधे हो गए थे और उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह लगभग मौत के दरवाजे में चले गए थे। दूसरी उंगली की ताकत को स्पष्ट रूप से बचाया गया था, वरना उनकी गर्दन कट जाती। जैसा मैंने सोचा था। नकुल शॉ की आंखें चमक गईं क्योंकि वह मानिक के सामने खड़े थे। निस्संदेह, नकुल शॉ की सबसे शक्तिशाली एकल लक्ष्य चाल अभी 1 लाइन स्टार फिंगर थी जो पार्शियल विंड स्टैंस के साथ मिली थी। उनकी बनिंग विंड स्टैंस जलती पवन मुद्रा अब तक केवल 20-30% ही समझी गई थी। जब बवंडर मुद्रा रहस्यमयी पवन हथेली के साथ मिली तो हमला ज्यादा देर तक चला, लेकिन यह मानिक के खिलाफ पार्शियल विंड स्टैंस जितना प्रभावी नहीं था।
पार्शियल विन का लक्ष्य तीक्ष्णता थी और यह शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकों के खिलाफ एकदम सही थी क्योंकि इसकी विशेषता छेदना थी जो मजबूत बचाव वाले प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उपयुक्त थी। मैं हार गया। थोड़ी देर बाद ही मानिक को एहसास हुआ कि वह हार गए थे, लेकिन उन्हें इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा। कोई और लड़ाई व्यर्थ थी क्योंकि नकुल शॉ की वन लाइन स्टार फिंगर पार्शियल विन स्टेंस के साथ मिलकर उस बचाव को आसानी से नष्ट कर सकती थी जिस पर उन्हें इतना गर्व था। अध्याय 130 शीर्ष बाहरी शिष्य। चुनौती देने वाले नकुल शॉ जीतते हैं। सचिन की आवाज़ गूंजी और बाहरी शिष्य अपने सपने से जाग गए। मानिक हार गया था। बाहरी शिष्यों के चेहरों पर झटका लगा, उन्हें लगा कि यह बहुत अचानक हुआ। नकुल शॉ के आखिरी हमले ने मानिक की रक्षा को आसानी से तोड़ दिया था। बाद वाले की गति और रक्षा दोनों नकुल शॉ की तुलना में कमजोर थीं। मानिक में लड़ने की हिम्मत कहाँ थी। अंतिम मुकाबले ने कैरी, जो बाहरी शिष्यों में पहले स्थान पर था, के चेहरे पर नाटकीय बदलाव ला दिया। कितना भयानक हमला! यह आरोही क्षेत्र के फर्स्ट स्काई के साधकों को भी खतरा पहुंचा सकता है। कैरी ने मंच पर नकुल शॉ का निरीक्षण करते हुए अपने मन में सोचा। स्थानापन्न भीतरी शिष्यों के खिलाफ लगातार 4 जीत, ये कुछ ऐसा था जो 100 वर्षों में नहीं हुआ था क्योंकि नियमों के अनुसार कोई लगातार लोगों को चुनौती नहीं दे सकता था। उपस्थित बाहरी शिष्य, जिनमें स्थानापन्न भीतरी शिष्य भी शामिल थे, नकुल शॉ को भय और सम्मान के साथ देख रहे थे। नकुल शॉ मानिक को हरा सकते हैं, जिसका मतलब है कि दूसरे स्थान पर रहने वाली समेरा भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अपनी ताकत से वह पहले स्थान पर रहने वाले कैरी को भी हरा सकते हैं। भीड़ में धीमी आवाज में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शीर्ष 20 बाहरी शिष्यों को स्थानापन्न भीतरी शिष्य भी कहा जाता था और कैरी के पास आरोही क्षेत्र में किसी को हराने का रिकॉर्ड था। समेरा और मानिक में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन समेरा भी मानिक की रक्षा को आसानी से नहीं तोड़ सकती थी। नकुल शॉ ने अंत में मानिक को इतनी आसानी से हरा दिया था। ये निश्चित था कि उनकी ताकत मौजूदा दूसरे स्थान से अधिक थी। मैं उनका मुकाबला नहीं हूं, एक लड़की ने मंच पर नकुल शॉ को देखते हुए गहरी आवाज में कहा। वह समेरा थी जो दूसरे स्थान पर थी। नकुल शॉ और मानिक के बीच की लड़ाई देखने के बाद समेरा इस निष्कर्ष पर पहुंची। गति और चाल के मामले में नकुल शॉ ने आसानी से पहला स्थान लिया। हमले के मामले में वह भी पहले स्थान पर थे क्योंकि वह मानिक की रक्षा को आसानी से तोड़ पाए थे। इसके अलावा नकुल शॉ का शरीर और ताकत मानिक से थोड़ी कम थी। इन सब के संयोजन से समेरा को डर लगा। उसके पास मानिक जैसी मजबूत रक्षा नहीं थी, इसलिए अगर वह नकुल शॉ का सामना करती तो वह और भी बुरी तरह हार जाती। लेकिन समेरा और मानिक दोनों का मानना था कि एक व्यक्ति था जिसके पास नकुल शॉ को हराने का मौका था और वह व्यक्ति कैरी था। आप बहुत मजबूत हैं, अब से आप नए शीर्ष बाहरी शिष्य होंगे। कैरी मुस्कुराया। ये सुनकर भीड़ दंग रह गई। क्या हो रहा था? जिज्ञासा प्रकट हुई। उन सभी को स्पष्ट रूप से पता था कि कैरी कितना मजबूत था। क्या ऐसा हो सकता है कि कैरी भी नकुल शॉ जितना शक्तिशाली नहीं था? कैरी, आपने उससे लड़ाई भी नहीं की, तो आपने शीर्ष बाहरी शिष्य का खिताब उसे क्यों दे दिया? मानिक और समेरा दोनों अनिच्छुक थे। वे दोनों जानते थे कि कैरी ने आरोही क्षेत्र के किसी व्यक्ति को भी हराया था, इसलिए उसकी ताकत और भी भयानक होनी चाहिए। ये सुनकर नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से कैरी को देखा और तुरंत समझ गए। हाँ, मैं अब बाहरी शिष्य नहीं हूँ। 2 दिन पहले मैं आरोही क्षेत्र में पहुंच गया और मैं एक भीतरी शिष्य बनने के लिए स्वर्गीय कोर डिवीजन में गया। कैरी जोर से हंसा क्योंकि उसके शरीर से मानसिक ऊर्जा का एक ज्वार फैल गया जिससे बाहरी शिष्यों पर दबाव पड़ा। इस खबर पर हर कोई सदमे में था। वह आरोही क्षेत्र में पहुंच गया था और एक भीतरी शिष्य बन गया था। ये कई बाहरी शिष्यों का सपना था और कैरी ने बाहरी शिष्यों के बीच लंबे समय तक लड़ने के बाद आखिरकार इस सपने को हासिल कर लिया था। हर किसी ने कैरी को समझदारी से देखा। नकुल शॉ भी मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह कैरी जिससे वह अभी मिले थे काफी अच्छा था। नकुल शॉ, मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ ही सालों में हम भीतरी शिष्यों के रूप में मिलेंगे। कैरी ने नकुल शॉ को एक उच्च मूल्यांकन दिया। मुझे उम्मीद है, नकुल शॉ ने विनम्रता से कहा। कैरी ज्यादा देर तक नहीं रुका और उसने ईर्ष्यालु बाहरी शिष्यों के एक समूह को पीछे छोड़ दिया। कैरी के जाने के बाद नकुल शॉ एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गए। अब जब कैरी एक भीतरी शिष्य है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नकुल शॉ नए शीर्ष बाहरी शिष्य हैं? भीड़ के दिल डर, सम्मान और सावधानी से कूद गए, खासकर मानिक, पटेल भाइयों और रॉकी जैसे लोगों के। नकुल शॉ अब शीर्ष बाहरी शिष्य थे, एक परिणाम जिसकी बाद वाले को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सभी बाहरी शिष्यों को परास्त कर दिया था और अब वह शीर्ष पर खड़े थे। लगातार 4 स्थानापन्न भीतरी शिष्यों को हराना, दूसरे स्थान पर रहने वाली समेरा को चौंकाना और कैरी अभी आरोही क्षेत्र में पहुंचे थे। तेंग, नकुल शॉ राहुल और पारस के सामने उतरे। दोनों उत्साहित थे और उन्हें यह नहीं पता था कि रोना चाहिए या हंसना चाहिए।
उनके बगल में राजकुमारी निधि की आंखों में जटिल भावनाएं थीं क्योंकि उन्होंने इस युवक का निरीक्षण किया जिसने उनकी अपेक्षाओं को एक बार फिर से पार कर दिया। किसी तरह जितना अधिक उन्होंने नकुल शॉ का सर्वेक्षण किया उतना ही उन्हें लगा कि वह उन्हें नहीं देख पा रही हैं। अब जब कैरी चला गया था, 20 स्थानापन्न शिष्यों में एक जगह खाली थी और शेष स्लॉट के लिए एक और लड़ाई होने वाली थी। नियमों के अनुसार नकुल शॉ की रैंक 3rd से 2nd तक बढ़ जाएगी। लेकिन इस समय समीरा सचिन के पास गई और कुछ कहा। सचिन ने सिर हिलाया और नकुल शॉ को बुलाया। समीरा ने कहा कि वह आपकी तरह मजबूत नहीं है। अब से आप शीर्ष बाहरी शिष्य होंगे और आपको सबसे अच्छा उपचार मिलेगा। सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। नकुल शॉ ने उत्सुकता से समीरा को देखा। नकुल शॉ, मैं मानती हूं कि मैं अभी आपका मुकाबला नहीं हूं, लेकिन मुझे वापस अपनी रैंक लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समीरा ने ठंडेपन से कहा, फिर मुड़ी और चली गई। इस तरह नकुल शॉ शीर्ष बाहरी शिष्य बन गए और उसी दिन वह एक और आंगन में चले गए। पहले स्थान का उपचार दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर था। उदाहरण के लिए नकुल शॉ को हर महीने 10 घटिया आदिम क्रिस्टल पत्थर मिलते थे जो एक भीतरी शिष्य के समान था। उसी समय उन्हें अन्य संसाधन भी मिलते थे। नकुल शॉ, मैंने सुना है कि आप 3 दिनों में वंश में जाकर एक मिडिल क्लास नश्वर कौशल चुन सकते हैं जब तक कि कोई आपको इस अवधि में चुनौती न दे। राजकुमारी निधि आए और उन्होंने उसे बताया। मिडिल क्लास नश्वर कौशल। ये सुनकर नकुल शॉ उत्साहित और हैरान हो गए। जय की रिपुलिंग तकनीक एक मिडिल क्लास नश्वर कौशल थी और उसने इसका उपयोग उन 5 पर हावी होने के लिए किया था। प्रेम ने ब्लेजिंग सन मैनुअल का प्रशिक्षण लिया और भले ही वह एक उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही शीर्ष 10 तक पहुंचने के लिए काफ़ी मजबूत थी। लेकिन मिडिल क्लास नश्वर कौशल बाहरी शिष्यों के लिए खुले नहीं थे। केवल जब कोई भीतरी शिष्य बन जाता था तब उन्हें एक मिडिल क्लास नश्वर कौशल सीखने का मौका मिलता था। भले ही एक लो क्लास और मिडिल क्लास नश्वर कौशल के बीच का अंतर छोटा लग रहा था, लेकिन यह समेकित क्षेत्र के एक रैंक के अंतर से अधिक था। अगर अगले 3 दिनों में कोई दुर्घटना नहीं होती है तो मुझे एक मिडिल क्लास नश्वर कौशल मिल जाना चाहिए। नकुल शॉ उम्मीद से भरे हुए थे। बेशक वह 1000 लीफ पॉइंट के बारे में नहीं भूले। इसने शरीर के साथ आरोही क्षेत्र में प्रवेश करने के अपने लक्ष्य में बहुत योगदान दिया। इसलिए उन्होंने ओल्ड मैन बिस्वनाथ द्वारा दी गई 7 सरणी पुस्तकों को समझने में बहुत समय बिताया। क्योंकि नकुल शॉ ने पहले ही 2 मज्जा शुद्ध करने वाली गोलियां ले ली थीं, उनके गुण बहुत बढ़ गए थे और उनकी सिल्वर वॉल तकनीक ने बहुत प्रगति की थी। शायद 10 दिनों में उनकी सिल्वर वॉल तकनीक 9वें रैंक के चरम पर पहुंच पाएगी। खेती के अलावा नकुल शॉ राहुल और पारस से भी मिले। वह जहां भी जाते बाहरी शिष्य उन्हें सलाम करते। नमस्ते भाई शॉ। यहाँ तक कि कुछ शिष्य जो उनसे बड़े थे और बेहतर प्रतिभा रखते थे, वे भी सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करते थे। अब नकुल शॉ शीर्ष बाहरी शिष्य थे और उन्होंने अपने पैरों के नीचे हर बाहरी शिष्य को कुचल दिया था। ये लक्ष्य उनकी उम्मीद से पहले हासिल हो गया था। नकुल शॉ की सुरक्षा के साथ पारस और राहुल के दिन आराम से बीत रहे थे। भाई शॉ, अब हमें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। पारस इतना खुश था कि उसकी बाहें बाहर निकल आईं। दूसरी ओर राहुल थोड़ा चिंतित थे। भाई शॉ, आपका पिछला प्रदर्शन बहुत महान रहा है। अगर यह रमन का ध्यान आकर्षित करता है तो क्या होगा? एक बाहरी शिष्य होने के नाते मैं कितना भी मजबूत क्यों न हो, मैं अभी भी रमन का ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा। केवल जब मैं एक भीतरी शिष्य बनूंगा तब मैं उसकी दृष्टि में आऊंगा। नकुल शॉ आश्वस्त थे। उन्हें यकीन था कि रमन को अभी उनके अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि उनके पास केवल एक लोटिया आध्यात्मिक शरीर था और जैक विल्सन जैसे लोग उन्हें आंख से नहीं देखते थे। समेकित क्षेत्र में एक शिष्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे अभी भी एक चींटी थे। 3 दिन आंख की झपक में बीत गए और किसी ने भी नकुल शॉ की स्थिति को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। समीरा और मानिक क्रमशः 2nd और 3rd रैंक पर दोनों जानते थे कि वे नकुल शॉ का मुकाबला नहीं थे। इसलिए बाद वाले ने तुरंत बाहरी हॉल डिवीजन में जाकर अपने मिडिल क्लास नश्वर कौशल को प्राप्त करने के लिए सहमति के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन को बाहरी हॉल डिवीजन द्वारा सहमत होने की आवश्यकता थी ताकि यह साबित हो सके कि इसमें कोई धोखाधड़ी शामिल नहीं थी, लेकिन नकुल शॉ की ताकत उनके नाम के लिए सच थी। उस दिन लगातार 4 जीत ने सभी बाहरी शिष्यों को चौंका दिया था और कुछ डीकॉन्स ने भी इसे देखा था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि एक उपाध्यक्ष ने उनकी चुनौतियों पर सहमति व्यक्त की थी और इसलिए उनका आवेदन आसानी से पास हो गया। इस खोखले भवन टोकन का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। हमारे हाथ में इस टोकन के साथ आप वंश के पवित्र मैदान खोखले भवन में प्रवेश करने में सक्षम हैं। सचिन ने एक नीले रंग का कांस्य टोकन सौंपा। खोखला भवन। नकुल शॉ थोड़ा हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले खोखले भवन के बारे में अफवाहें सुनी थीं। खोखला भवन नश्वर दुनिया में मार्शल आर्ट पुस्तकालयों की तरह नहीं है, ये वंश से विरासत का एक स्थान है। नियमों के अनुसार एक सामान्य भीतरी शिष्य केवल आरोही क्षेत्र के 4th स्काई तक पहुंचने से पहले एक बार भवन में प्रवेश कर सकता है।
सचिन ने नकुल शॉ पर एक लंबी नज़र डाली। अध्याय 131 अत्यधिक विकल्प। ये सुनकर नकुल शॉ खुशी से भर गए क्योंकि उन्होंने सचिन के कहने का मतलब समझ लिया था। नियमों के अनुसार एक सामान्य भीतरी शिष्य को खोखले भवन में प्रवेश करने का केवल एक मौका मिलता था, लेकिन इस समय नकुल शॉ केवल एक बाहरी शिष्य थे, भीतरी शिष्य नहीं। इसका मतलब था कि उनके पास कुछ भीतरी शिष्यों से पहले खोखले भवन में प्रवेश करने का मौका था, और जब नकुल शॉ एक भीतरी शिष्य बन जाते तो उन्हें खोखले भवन में फिर से प्रवेश करने का मौका मिलता। जो फायदा मिला था वह अविश्वसनीय था। ये नियम वंश के निर्माता द्वारा निर्धारित किया गया था। शीर्ष बाहरी शिष्य को एक बार प्रवेश करने का अधिकार होगा। सचिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वंश का निर्माता। नकुल शॉ ने अपने मन में सोचा कि वंश के निर्माता ने बिना महान प्रतिभा वाले शिष्यों को जीवन की एक झलक दी थी। आखिरकार वंश सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रतिभा को देखता था, और वे जो बाहरी शिष्य थे उनमें उच्च प्रतिभा नहीं थी। इससे पहले प्रफुल्ल के पास एक परिवर्तनीय शरीर था और कृति के पास एक हाईटी आध्यात्मिक शरीर था, लेकिन दोनों को सीधे भीतरी शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। सचिन को अलविदा कहने के बाद नकुल शॉ अपने टोकन के साथ खोखले भवन की ओर बढ़ गए। खोखला भवन वंश का एक पवित्र स्थान था और भीतरी शिष्यों के साथ साथ डीकॉन्स को भी आसानी से प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। कुछ मील की दूरी से नकुल शॉ ने पहले ही चट्टान के किनारे के पास एक अर्ध पारदर्शी टावर देखा। नकुल शॉ की बाईं आंख ने इसे स्कैन किया, लेकिन यह नहीं देख पाई कि इमारत किस सामग्री से बनी थी। लेकिन एक बात निश्चित थी, इस्तेमाल की गई सामग्री महंगी थी। प्रवेश द्वार पर 2 पंक्तियों में पहरेदार खड़े थे। उनमें से प्रत्येक कम से कम आरोही क्षेत्र के 3rd स्काई तक पहुंच गया था। उनकी खेती लॉर्ड गुवान से अधिक थी। ये वंश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, अभी चले जाओ, एक पहरेदार ने चिल्लाया, क्योंकि उसने अपनी मानसिक ऊर्जा भेजी जिससे नकुल शॉ को सांस लेना मुश्किल हो गया। अन्य पहरेदार भी तिरस्कार से भरे थे। उन्होंने देखा था कि नकुल शॉ के कपड़े एक बाहरी शिष्य के थे और समेकित क्षेत्र का 9वां रैंक उनकी नज़र में एक चींटी थी। श्वा। नकुल शॉ ने खोखले भवन टोकन निकाला और जिस पहरेदार ने अभी अभी चिल्लाया था उसके चेहरे का भाव बदल गया। कृपया। पहरेदारों के समूह ने नकुल शॉ को अपनी आंखों से इमारत में भेजा। यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह बच्चा शीर्ष बाहरी शिष्य है। पहरेदार सभी हैरान थे। खोखले भवन में प्रवेश करते हुए नकुल शॉ को ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने एक और आयाम में कदम रखा है, क्योंकि अंदर रंग से भरा हुआ था। वह भी सरणियों को सीख रहे थे और वह खोखले भवन में उनके अस्तित्व को महसूस कर सकते थे। सरणियों की शक्ति का कोई आकार या रंग नहीं था, लेकिन वे हजारों वर्षों से इस जगह की रक्षा कर रहे थे। इससे पहले कि वह इमारत की सरणियों का निरीक्षण करने के लिए अपनी बाईं आंख खोल पाते, उनके दिमाग में एक पुरानी आवाज गूंजी, अपना टोकन सौंपो। क्यू। नकुल शॉ ने अपना टोकन फेंक दिया। कांस्य ग्रेड टोकन। आप एक मिडिल क्लास नश्वर कौशल चुन सकते हैं। जैसे ही आवाज गायब हुई, नकुल शॉ के सामने एक सीढ़ी दिखाई दी जिस पर उन्होंने कदम रखा। सीढ़ी के शीर्ष पर दुनिया कोहरे से भरी हुई थी और इसमें अनगिनत जेड स्लिप्स तैर रही थीं। प्रत्येक जेड स्लिप पर कौशल के विवरण, परिचय और आवश्यकताओं के साथ कुछ चित्र और शब्द थे। ड्रैगन रिटर्निंग पाम, डोमिनेंट किंग फिस्ट्स, नो विंड मैनुअल, स्कॉचिंग फ्लेम स्वॉर्ड। नकुल शॉ ने सैकड़ों और हजारों कौशलों को स्कैन किया और उन्होंने विवरणों को अपने दिमाग में कॉपी कर लिया। जल्द ही नकुल शॉ को सभी कौशलों की थोड़ी समझ हो गई। उनमें से अधिकांश को आरोही क्षेत्र के 4th स्काई या उससे अधिक तक खेती की जा सकती थी, और बेहतर वाले 5th स्काई तक पहुंच सकते थे। लो क्लास नश्वर कौशल आमतौर पर किसी को आरोही क्षेत्र तक प्रशिक्षित करते थे, और मिडिल क्लास नश्वर कौशल किसी को आरोही क्षेत्र के 4th स्काई या उससे अधिक तक प्रशिक्षित कर सकते थे। हाई क्लास नश्वर कौशल को आरोही क्षेत्र के 7th स्काई तक खेती की जा सकती थी और एक छोटी संख्या को ट्रू स्पिरिट क्षेत्र तक। पीक क्लास नश्वर कौशल को निश्चित रूप से ट्रू स्पिरिट क्षेत्र तक प्रशिक्षित किया जा सकता था, और ये ऐसे कौशल थे जो वंश के सच्चे खजाने थे। जहां तक आध्यात्मिक वर्ग के कौशलों का सवाल था, ये वंश के हत्यारे चाल थे, और एल्डर के रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति को उन्हें प्रशिक्षित करने का अधिकार नहीं था। और जो ट्रू स्पिरिट क्षेत्र से नीचे थे, उन्हें समझना मुश्किल होगा। आपको आधे घंटे में एक कौशल ढूंढना होगा, और आपको बस एक जेड स्लिप पकड़ना है और अपनी चेतना को उसमें डालना है ताकि कौशल मिल सके। पुरानी आवाज वाले व्यक्ति को ऐसा लगा कि नकुल शॉ खोखले भवन के नियमों को वास्तव में नहीं समझते थे। समझ गया। नकुल शॉ को अजीब लगा कि आवाज हमेशा उनके सिर में ही आती थी, क्योंकि नश्वर दुनिया में जब कोई लंबी दूरी से बोलता था तो यह उनके कानों के बगल में सुनाई देती थी। लेकिन ये सोचकर कि यह एक वंश था, सब कुछ समझाया जा सकता था। जल्द ही नकुल शॉ ने सभी कौशलों को स्कैन किया और उन्हें याद था कि उन्हें कौन से चाहिए थे। इसका सारा श्रेय उनकी बाईं आंख को गया। अन्य शिष्यों को इतने कम समय में सभी स्लिप्स को पढ़ना लगभग असंभव लगेगा। इसे पढ़ने के बाद नकुल शॉ ने जल्द ही उन कौशलों को बाहर कर दिया जिनमें खेती में प्रतिबंध थे, जैसे कि वे जिन्हें प्रशिक्षित करने के लिए साधक को आरोही क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता थी।
फिर उन्होंने उन कौशलों को चुना जिनमें अधिक शक्ति थी और जो अधिक गहन थे। इस तरह उनके पास 100-200 कौशल थे, सभी उपयुक्त कुलीन कौशल थे। ये कुलीन कौशल सभी मिडिल क्लास नश्वर कौशल थे, लेकिन वे बेहतर रैंक के थे। दुर्भाग्य से नकुल शॉ केवल एक ही चुन सकते थे। लंबे समय तक सोचने के बाद नकुल शॉ ने एक आक्रामक कौशल चुनने का फैसला किया। ड्रैगन रिटर्निंग पाम, हथेली एक अजगर बन जाती है जो पहाड़ों को कुचल सकती है। और जब उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता है तो एक अजगर की छाया पीछा करेगी जो प्रतिद्वंद्वी में डर पैदा करेगी। इसके लिए एक घनी और मजबूत आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। 7 डेडली फिंगर्स, 7 स्तरों में विभाजित, और यह एक शक्तिशाली एकल लक्ष्य हमला है। इसके लिए सही नियंत्रण की आवश्यकता होती है। स्कॉचिंग फ्लेम स्वॉर्ड, तलवार आग की तरह, जब यह उच्च स्तर तक पहुंचती है तो तलवार का प्रत्येक झूलना एक झुलसा देने वाली लौ का कारण बन सकता है जो आरोही क्षेत्र के फोर्थ स्काई के तहत सभी को नष्ट कर देगा। ... नकुल शॉ ने आक्रामक कौशलों को देखा जिनमें प्रकृति की सीमाओं से अधिक शक्ति थी। उदाहरण के लिए, वह स्कॉचिंग फ्लेम स्वॉर्ड कुछ भी नहीं से आग बना सकता था। क्या ये शक्ति थी जिसे एक इंसान सहन कर सकता था? बेशक, नकुल शॉ ने अन्य हथियारों का उपयोग करने पर विचार नहीं किया क्योंकि उनकी बाईं आंख तीरंदाजी के लिए अधिक उपयुक्त थी। हथियारों पर भरोसा करना एक अच्छा विचार नहीं था क्योंकि अगर हथियार टूट गया तो क्या होगा? उनकी ताकत मैसिवली कम हो जाएगी। इसके अलावा, एक बार जब कोई आरोही क्षेत्र में पहुंच जाता है तो लंबी दूरी के हमले सामान्य थे और क्लोज कॉम्बैट हथियारों का फायदा बहुत अच्छा नहीं था। कुछ देर के लिए कौशलों को देखते हुए नकुल शॉ के दिमाग में एक अनूठा कौशल दिखाई दिया। लाइटनिंग विंड पाम, इसमें बिजली और हवा की शक्ति होती है, बिजली का कारण बनने के लिए हवा का उपयोग करती है। जब चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता है तो कोई बिजली को बुला सकता है। लेकिन शायद क्योंकि यह केवल एक आंशिक कौशल है, लगभग किसी ने भी इसे चरम स्तर तक प्रशिक्षित नहीं किया है। ध्यान दें, इस कौशल में बहुत खतरा है और एक साधक का रिकॉर्ड है जिसने इस कौशल को प्रशिक्षित किया था और बिजली से मारा गया था। सावधानी से सीखें। अंतिम चेतावनी सिर्फ इसलिए जोड़ी गई लगती थी क्योंकि निशान अभी भी ताजे थे। लाइटनिंग विंड पाम, ये तुम ही हो। नकुल शॉ ने अभी अभी इस कौशल को चुना और यह सबसे खतरनाक में से एक था। उन्होंने पहले स्टार फिंगर में प्रशिक्षण लिया था और नकुल शॉ समझ गए थे कि खेती करना जितना अधिक खतरनाक था उसकी शक्ति उतनी ही भयानक थी। लाइटनिंग विंड पाम भी ऐसा ही था और टूटे हुए चंद्रमा वंश के शिष्य इसे प्रशिक्षित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी एक अज्ञात कौशल पर जुआ खेलने के लिए इस कीमती मौके को बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन नकुल शॉ ने हिम्मत की। सबसे पहले, उनके पास खोखले भवन में प्रवेश करने का एक और मौका था। दूसरे, क्योंकि किसी ने भी इस कौशल को प्रशिक्षित करने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब था कि इसकी शक्ति भयानक थी। नकुल शॉ ने वंश का इतिहास देखा था और वे लेजेंडरी शख्सियत हमेशा उन कौशलों को प्रशिक्षित करते थे जिन्हें कोई और नहीं कर सकता था और आखिरकार टावर के चरम पर पहुंच जाते थे। अगर नकुल शॉ ने एक ऐसा कौशल चुना जिसे दूसरे भी आसानी से प्रशिक्षित कर सकते थे तो उनमें और उनमें क्या अंतर था? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप लाइटनिंग विंड पाम को चुनने जा रहे हैं? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, ये कौशल सीखना मुश्किल है और कुछ हाई क्लास नश्वर कौशलों की तुलना में भी अधिक खतरनाक है। प्राचीन आवाज सुनाई दी। हाँ, नकुल शॉ ने एक मजबूत लहजे में जवाब दिया। ऐसे लहजे ने पुरानी आवाज को रोक दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को इतने आत्मविश्वास के साथ इतना खतरनाक कौशल चुनते हुए देखा था। इन लोगों को केवल अहंकारी के रूप में वर्णित किया जा सकता था। हाँ, जब कोई लाइटनिंग विंड पाम को प्रशिक्षित करता है तो आमतौर पर 2 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम यह है कि कोई चरम स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं था और प्रशिक्षण के दौरान उनकी टेंडेंस टूट गई या उनके शरीर का निचला आधा हिस्सा बेकार हो गया। दूसरा परिणाम यह है कि उच्च समझ वाला एक विलक्षण व्यक्ति इसे सीखता है, बिजली से मारा जाता है और मर जाता है। बाद वाला खेदजनक है। प्राचीन आवाज हल्के से हंसी और वह अब और नहीं बोली। 2 परिणाम, पहला चरम स्तर तक पहुंचने में असमर्थ होना था, जबकि दूसरा बिजली से मारा जाना और मरना था। अगर यह कोई और होता तो उन्हें डर या कम से कम चिंता महसूस होती, लेकिन नकुल शॉ ने पुरानी आवाज को नहीं सुना और उन्होंने अपनी चेतना को जेड स्लिप के साथ मिला दिया। वेन टिल्ड स्लिप से एक रोशनी निकली जिसने नकुल शॉ की चेतना को हवा और बिजली से भरी दुनिया में खींच लिया। एक आकृति का दृश्य दिखाई दिया जो हवा और बिजली की दुनिया में एक हथेली कौशल का अभ्यास कर रहा था। कौशल की शक्ति अधिक से अधिक होती गई इससे पहले कि यह आखिरकार बिजली के साथ मिल गई और एक 50,000 किलोग्राम के पहाड़ को कुचल दिया। कितनी भयानक शक्ति! नकुल शॉ ने इंस्टिंक्टिवली इस दृश्य को अपनी बाईं आंख से अपने दिमाग में कॉपी कर लिया। तुरंत बाद कौशल की सामग्री धीरे धीरे नकुल शॉ के दिमाग में चली गई। जेड स्लिप में ऐसी सामग्री थी जिसे केवल एक बार देखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि नकुल शॉ ने पूरे दृश्य को अपनी बाईं आंख में कॉपी कर लिया था, वह बाद में इसे समझ सकते थे।
सरणियों की शक्ति के तहत लाइटनिंग विंड पाम की सामग्री धीरे धीरे नकुल शॉ के दिमाग में मिल गई और बाद वाले ने तुरंत इसे याद कर लिया। फिर उन्होंने अपनी बाईं आंख से ज़ेड स्लिप्स के साथ साथ कोहरे का भी निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वह जिस कोहरे वाले क्षेत्र में थे वह एक विशाल सरणी से घिरा हुआ था जो हजारों वर्षों तक चला था, और नकुल शॉ सोच रहे थे कि क्या ये सरणी तोड़ी जा सकती है या इसमें कोई खामियां थीं। फिर उन्होंने अपनी बाईं आंख खोली और उनकी पुतली पर एक नीली रोशनी दिखाई दी क्योंकि उन्होंने पास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उनकी बढ़ी हुई दृष्टि मोड के तहत चित्र और रेखाएं दिखाई दी जिन्होंने एक सरणी का निर्माण किया। कॉपी। नकुल शॉ ने सरणी की संरचना को अपनी बाईं आंख में कॉपी कर लिया। मैं वापस आने पर इसका अध्ययन करूंगा, नकुल शॉ ने सोचा क्योंकि उनके सामने ज़ेड स्लिप से रोशनी फीकी पड़ गई थी। उसी समय क्षेत्र में अन्य सभी ज़ेड स्लिप्स ने अपनी चमक खो दी। इस तरह नकुल शॉ ने लाइटनिंग विंड पाम की सामग्री के साथ साथ सरणी की संरचना को खोखले भवन से बाहर निकाला। जाने से पहले उन्होंने पुरानी आवाज की चेतावनी सुनी, खोखले भवन के कौशल को फैलाया नहीं जाएगा अन्यथा व्यक्ति की खेती क्रिपल कर दी जाएगी। इसे याद रखना। अध्याय 132 लाइटनिंग विंड पाम। नकुल शॉ ने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और खोखले भवन से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही भवन के अंदर से क्रोध भरी हंसी गूंजी, कैसा अहंकारी बच्चा है, मेरी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई। उद्धरण चिन्ह। जब से नकुल शॉ खोखले भवन में दाखिल हुए थे उन्होंने आवाज की बात नहीं सुनी और वही किया जो उन्हें सही लगा, इसलिए उन्होंने आवाज द्वारा दी गई चेतावनियों को दिल पर नहीं लिया। नकुल शॉ के दृष्टिकोण से किसी को बस आवाज के नियमों का पालन करना था। उनकी सोच सही थी, लेकिन वह नहीं जानते थे कि आवाज का मालिक वंश में एक बड़ा व्यक्ति था, यहाँ तक कि भीतरी शिष्य भी उसका सम्मान करते थे। फर्स्ट एल्डर, ये सिर्फ एक मूर्ख बाहरी शिष्य है, उस पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। भवन के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति हंसा। ये व्यक्ति खोखले भवन की रखवाली करने वाला एल्डर था, लेकिन फर्स्ट एल्डर आज एक नियमित जांच करने आए थे। उन्होंने नकुल शॉ को एक अत्यधिक खतरनाक कौशल लेते हुए देखा, इसलिए उन्होंने सद्भावना में उसे चेतावनी दी, लेकिन बाद वाले ने इसके बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया था। हम बाहरी शिष्य, अगर मुझे सही याद है तो केवल शीर्ष बाहरी शिष्य को ही प्रवेश करने का अधिकार है। फर्स्ट एल्डर थोड़ा हैरान थे। वंश के निर्माता ने बहुत पहले इस नियम को बनाया था और यह आज तक जारी था और फर्स्ट एल्डर इसका उद्देश्य जानते थे। कोई जितना अधिक प्रतिभाशाली था वह खेती के मार्ग में उतना ही आगे जाता था, इसलिए वंश प्रतिभा में बहुत महत्व रखता था। लेकिन प्रतिभा ही एकमात्र चीज नहीं थी जो किसी को दूर तक ले जाती थी, इसलिए निर्माता ने महान प्रतिभा के बिना उन लोगों की मदद करने के लिए यह नियम बनाया। अपने आंगन में लौटने के बाद नकुल शॉ ने अपने सिर में लाइटनिंग विंड पाम को समझना शुरू कर दिया। लाइटनिंग विंड पाम एक ऑफेंसिव कौशल था जो आरोही क्षेत्र के सिक्स्थ स्काई में भी उपयुक्त था। इस बिंदु से ही कोई बता सकता था कि यह अन्य मिडिल क्लास नश्वर कौशलों की तुलना में कहीं बेहतर था। नकुल शॉ ने इसके विवरण पर विशेष ध्यान दिया था जिसमें प्राचीन आंशिक कौशल शब्द शामिल थे। बहुत पहले के कौशलों में वर्तमान वाले से अंतर थे और पुरानी आवाज ने उसे बताया था कि यह कौशल कुछ हाई क्लास नश्वर कौशलों की तुलना में भी सीखना कठिन था। तो नकुल शॉ के विश्लेषण से इस कौशल का रैंक मिडिल क्लास नश्वर कौशल जितना सरल नहीं होना चाहिए था। अपनी आंखें बंद करके नकुल शॉ ने बिजली और हवा की दुनिया में छोटी आकृति के दृश्य को समझना शुरू कर दिया जो बिजली को बुलाने में सक्षम था। भयानक। नकुल शॉ ने दृश्य देखा और वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। लाइटनिंग विंड पाम 6 स्तरों में विभाजित था। पहला स्तर सीखने वाला, हवा की शक्ति को समझना। दूसरा स्तर शुरुआती, बिजली और हवा की आभा बनना शुरू हुई। तीसरा स्तर निम्न स्तर, हथेली में बिजली की आवाज होगी और आरोही क्षेत्र के फोर्थ स्काई के तहत कोई भी मुकाबला ढूंढना मुश्किल होगा। चौथा स्तर उच्च स्तर, प्रतिद्वंद्वी को सुन्न करने की क्षमता ताकि उनकी क्रियाएं धीमी हो जाएं। पांचवां स्तर चरम स्तर, बिजली को बुलाने के लिए हवा का उपयोग करना, शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। छठा स्तर अधिकतम स्तर, जब तूफान होता है तो किसी के पास 9 क्लाउड लाइटनिंग को बुलाने का एक निश्चित मौका होता है। एक बार जब कोई सफल हो जाता है तो ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के तहत किसी को भी नष्ट कर दिया जाएगा और ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में मौजूद लोग सतर्क रहेंगे। छठे स्तर का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब कोई आरोही क्षेत्र के सिक्स्थ स्काई में था लेकिन 9 क्लाउड्स लाइटनिंग को बुलाने का एक मौका था जो व्यक्ति की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। छठा स्तर बहुत पागल है। एक बार जब कोई 9 क्लाउड्स लाइटनिंग को बुलाने में सफल हो जाता है तो ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के प्राणियों को भी सतर्क रहना पड़ता है। नकुल शॉ का दिल कांप गया। वह पुष्टि कर सकते थे कि इस कौशल के संपर्क में आने के बाद यह एक मिडिल क्लास नश्वर कौशल नहीं था। जाहिर है, भले ही छठा स्तर पागलपन था और किसी की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसमें शामिल खतरा भी बहुत था। थोड़ी सी भी गलती उपयोगकर्ता को धूल में बदल देगी। जिस व्यक्ति ने इस कौशल को बनाया था वह पागल था और जो लोग इसे प्रशिक्षित करते थे वे भी पागल थे। लेकिन क्योंकि नकुल शॉ ने इसे चुना था उसे ऐसा करने का पछतावा नहीं होगा।
इसके बजाय वह ध्यान केंद्रित करेगा और इसे समझने की कोशिश करेगा। लाइटनिंग विंड पाम ने बिजली का कारण बनने के लिए हवा का उपयोग किया, इसलिए हवा इस कौशल का आधार थी। इसके लिए नकुल शॉ के पास एक अच्छी नींव थी, क्योंकि उन्होंने 4 विंड स्टेंसेस के पहले 3 स्टेंसेस को समझा था, जिसमें सभी में हवा की इच्छा और इरादा शामिल था। जहां तक अंतिम स्टेंस बर्निंग विंड स्टेंस का सवाल था, कोई हवा का उपयोग करके आग बनाता था, जिससे नुकसान एक पूरे नए स्तर तक बढ़ जाता था। एक आधार के रूप में 4 विंड स्टेंसेस के साथ नकुल शॉ इसे सीखने में सफल रहे और उन्होंने दूसरे स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। हे, ऐसा लगता है कि मेरा फैसला सही था। ये कौशल मेरे लिए उपयुक्त है। नकुल शॉ ने नहीं सोचा था कि वह इतने सफल होंगे। पुरानी आवाज के अनुसार लाइटनिंग विंड पाम कुछ हाई क्लास नश्वर कौशलों की तुलना में सीखना कठिन था, और जब किसी ने पहले स्तर को सीखने की कोशिश की तो उन्हें कम से कम 1-2 महीने, कभी कभी तो साल भी लग जाते थे। लेकिन एक नींव के रूप में 4 विंड स्टेंसेस के साथ नकुल शॉ ने इसे आसानी से पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरे स्तर पर प्रतिरोध था। दूसरे स्तर में हवा और बिजली की आभा थी। नकुल शॉ को हवा का गहरा ज्ञान था, लेकिन उनके पास बिजली के लिए कोई आधार नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिजली और हवा की दुनिया का दृश्य उनके दिमाग में दिखाई दिया। अपने सिर में इस तस्वीर के साथ नकुल शॉ आसानी से दूसरे स्तर तक पहुंच सकते थे, और लगभग 2 दिनों बाद उन्होंने लगभग पूरी तरह से दूसरा स्तर सीख लिया था। लेकिन तीसरे स्तर को जल्द ही नहीं समझा जा सकेगा। उन्होंने शेष समय ओल्ड मैन बिस्वनाथ द्वारा दी गई 7 सरणी पुस्तकों पर लगाया, और 7 में से केवल एक बची थी। यह अंतिम पुस्तक उन सभी में सबसे कठिन थी, और केवल इल्यूजन फिश पिक्चर से प्राप्त ज्ञान के साथ ही वह इसे समझने में सक्षम थे। और इस दिन नकुल शॉ ने आखिरकार 7 पुस्तकें सीख लीं, और यह इसी समय था कि उन्हें एहसास हुआ कि आज अंतिम तिथि थी। इतना करीब, नकुल शॉ ने एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि उन्होंने लाइटनिंग विंड पाम को सीखा था और उस पर कुछ समय बिताया था। वह लगभग ओल्ड मैन बिस्वनाथ के साथ हुए सौदे को भूल गए थे। उनका वर्तमान और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी अपने शरीर के साथ आरोही क्षेत्र में प्रवेश करना था। नकुल शॉ वंश मिशन डिवीजन में भाग गए और उपाध्यक्ष बिस्वनाथ से मिले। आपने सभी 7 सरणी पुस्तकें सीख ली हैं? उपाध्यक्ष बिस्वनाथ ने मुस्कान से भरे हुए कहा। हाँ, नकुल शॉ ने फुफकारा। उपाध्यक्ष बिस्वनाथ ने तब 15 सवाल पूछे, प्रत्येक पुस्तक के लिए एक कठिन और एक आसान सवाल, और अंतिम सवाल का जवाब देने के लिए किसी को 7 पुस्तकों की सभी सामग्री को मिलाना होगा। केवल अपनी बाईं आंख से लगातार सोचते हुए ही नकुल शॉ इसका जवाब देने में सक्षम थे। नकुल शॉ द्वारा अपना जवाब देने के बाद उपाध्यक्ष बिस्वनाथ ने आह भरी और नकुल शॉ को ऐसे घूरने लगे जैसे वह एक राक्षस था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने पहले सरणियों के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है? उपाध्यक्ष बिस्वनाथ ने हार कर कहा। क्या इल्यूजन फिश पिक्चर गिनी जाती है? नकुल शॉ ने एक हे दिया। ओल्ड मैन गोपीनाथ ने पहले भी इसी तरह के सवाल पूछे थे। उपाध्यक्ष बिस्वनाथ के गाल थोड़े मुड़े। उस समय वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो वह सब कुछ याद रख सकते थे जो उन्होंने देखा था, और 13 देशों के भीतर उनकी थोड़ी प्रसिद्धि थी। लेकिन नकुल शॉ की प्रतिभा की तुलना में उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ कुत्ते की तरह थे। आपने सरणियों का आधार सीख लिया है। आज से आप वंश में सरणियों की रक्षा और रखरखाव में मदद करने के लिए जाएंगे। इसमें स्पष्ट रूप से 1000 लीफ पॉन्ड में एनर्जी गैदरिंग सरणी भी शामिल है। उपाध्यक्ष बिस्वनाथ ने भावहीनता से कहा। उसी दिन नकुल शॉ ने सरणियों के संपर्क में आना शुरू कर दिया। टूटे हुए चंद्रमा वंश में वह थे जहां कई सरणियां थीं जो पूरे पहाड़ को घेरती थीं, और जैसे जैसे समय बीतता गया इन सरणियों की शक्ति कमजोर हो गई या खामियां दिखाई दी, इसलिए उन्हें रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता थी। नकुल शॉ उपाध्यक्ष बिस्वनाथ या वंश मिशन डिवीजन के कुछ सदस्यों के साथ उन जगहों की यात्रा करने के लिए गए जहां सरणियां थीं। उस दिन परीक्षण से कोहरा एक सरणी द्वारा बनाया गया था, और फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस तैरता क्यों है, इसका कारण भी सरणियों के कारण ही है। नकुल शॉ समझने लगे, वंशों की दुनिया में कई जगहें थीं जिन्हें पिल, सरणियों और तंत्र मास्टर्स की मदद की आवश्यकता थी। इस दिन नकुल शॉ को 1000 लीफ पॉन्ड में जाने के लिए उपाध्यक्ष बिस्वनाथ से एक आदेश मिला। वंश मिशन डिवीजन के सदस्य और ओल्ड मैन बिस्वनाथ के सहायक होने के नाते नकुल शॉ ये देखने के लिए आए कि क्या एनर्जी गैदरिंग सरणी में वास्तव में कोई समस्या थी या नहीं। ये सोचकर कि उनकी सिल्वर वॉल तकनीक चरम 9वें स्तर के करीब पहुंच गई थी, नकुल शॉ उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी बाईं आंख तेज हो गई और उस पर एक पतली नीली चमक दिखाई दी, जिसने उन्हें क्रिस्टल हरे पानी को देखने दिया। नकुल शॉ ने निगल लिया, लेकिन उन्होंने कोई भी जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाया। सबसे पहले उन्हें यह देखना था कि क्या एनर्जी गैदरिंग सरणी में वास्तव में कोई समस्या थी या नहीं। इस एनर्जी गैदरिंग सरणी को ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के कई साधकों और सरणी मास्टर्स की मदद से बनाया गया था, लेकिन नकुल शॉ ने सरणी की संरचना को भी दर्ज किया था, और अपनी बढ़ी हुई दृष्टि के साथ वह अकेले ही कई अन्य लोगों का काम खत्म कर सकते थे। पिछले कुछ दिनों में नकुल शॉ ने वंश की सरणियों में कई खामियां पाई थीं,
उन्होंने वंश मिशन डिवीजन में बहुत योगदान दिया था और उपाध्यक्ष बिस्वनाथ से प्रशंसा प्राप्त की थी। हम 2 खामियां और 13 कमजोर बिंदु हैं। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और उन्होंने संख्याओं को दर्ज किया ताकि वह उपाध्यक्ष बिस्वनाथ को इसकी रिपोर्ट कर सकें। बस 1 कप चाय बनने में जितना समय लगा, नकुल शॉ ने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था और उसके बाद नकुल शॉ ने अपने होंठ चाटे और सरनी को खोलने और अंदर जाने के लिए अपना टोकन निकाला। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए अगर वह अपने टोकन के साथ 1000 लीफ पॉन्ड में प्रवेश करते तो बनाई गई आवाज़ थोड़ी बड़ी होती और वह केवल एक बाहरी शिष्य थे जिन्हें प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। नकुल शॉ ने थोड़ा और लोकी रहने का फैसला किया और वह एक खामी के माध्यम से 1000 लीफ पॉन्ड में प्रवेश कर गए। वुटिल्ड। नकुल शॉ ने अपने शरीर को पानी में भिगोया और उन्हें एक अजीब ठंडी शक्ति महसूस हुई जो पानी से उनके पूरे शरीर में फैल गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पूरे शरीर को पानी को छूने दिया। पेंग पेंग। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख में फिर से धड़कन महसूस की और जिस दर पर उन्होंने ऊर्जा को अवशोषित किया वह बढ़ गई। प्रभाव मज्जा शुद्ध करने वाली गोली जितना मजबूत नहीं है, लेकिन ये लंबे समय तक रहता है। उद्धरण चिन्ह। नकुल शॉ ने समय बीतने के साथ अपने शरीर को और मजबूत महसूस किया। अनजाने में वह लगभग तालाब में सो गए थे और एक नकली मौत की स्थिति में प्रवेश कर गए थे, जैसा कि तब होता था जब उन्होंने विदरिंग वुड तकनीक का अभ्यास किया था। इस स्थिति के तहत उनका शरीर पहले कभी इतना शांत नहीं हुआ था, जिससे जिस दर पर उन्होंने ऊर्जा को अवशोषित किया वह तेज हो गई। अध्याय 133। सुंदर दृश्य। टूटे हुए चंद्रमा का वंश। ब्रोकन मून क्लैन। धुंध भरे पहाड़ों में एक साफ नीले रंग की इमारत थी जिसके चारों ओर तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। जाओ जाओ। जैक विल्सन का चेहरा उदास था। अपने हाथों को लहराकर उसने पास के पक्षियों के झुंड को उड़ा दिया। उसका मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। जब से नकुल शॉ शीर्ष बाहरी शिष्य बना था तब से भगवान गुवान के शिष्यों को दबाने की उसकी योजना मुश्किल हो गई थी। ताकत के मामले में नकुल शॉ ने सभी बाहरी शिष्यों पर अपनी धाक जमा ली थी और पृष्ठभूमि के मामले में नकुल शॉ के पीछे 2 प्रमुख वाइस हेड थे। वह कुछ नए शिष्यों को भी खत्म नहीं कर पाया था, जिससे दूसरों के बीच उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। उसके पहले और दूसरे भाई ने इस बात पर एक से ज्यादा बार मजाक उड़ाया था। टूटे हुए पत्थरों पर कदम रखते हुए जैक विल्सन ने खुद को संभाला और नीले रंग की इमारत में प्रवेश करते ही वह सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। भाई विल्सन, एल्डर एकांतवास से बाहर आ गए हैं और अंदर फूलों की प्रशंसा कर रहे हैं, एक गार्ड ने बगीचे के सामने कहा। जैक विल्सन ने सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और बगीचे में चला गया। सैकड़ों फूल खिले हुए थे और उनके बीच एक सुंदर आदमी खड़ा था जो 20-30 साल का लग रहा था। कौन सोच सकता था कि यह आदमी टूटे हुए चंद्रमा के वंश ब्रोकन मून क्लैन का सबसे युवा एल्डर रमन मास्टर था। जो लोग ट्रू स्पिरिट दायरे में पहुंच जाते थे वे 200-300 साल तक जी सकते थे। रमन मास्टर की उम्र भगवान गुवान के बराबर थी, लेकिन उनमें एक युवा की तरह के गुण थे। रमन मास्टर ने शुद्ध सफ़ेद रंग का चोगा पहना हुआ था और वह अपने हाथ पीछे करके खड़े थे। जैक विल्सन जानता था कि उसके गुरु को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD था, इसलिए वह सावधानी से उनके पास गया और उनसे 1 गज की दूरी पर खड़ा हो गया। गुरुजी, मुझे चंद्रशेखर के शिष्यों के बारे में आपको रिपोर्ट करना है, जैक विल्सन ने सम्मानपूर्वक कहा। चंद्रशेखर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी छोटी सी समस्या मुझे रिपोर्ट करने की सच में ज़रूरत है? रमन मास्टर की आवाज़ नर्म थी, लेकिन ये ठंडक से भरी हुई थी, मानो वह एक चींटी को देख रहे हों। जैक विल्सन ने तुरंत माफ़ी मांगी, ये शिष्य बेकार है और कुछ बाहरी शिष्यों का भी ध्यान नहीं रख सकता। ये कहने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि उसके गुरु भगवान गुवान के शिष्यों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। अगर वह बोलता रहता तो इससे केवल अप्रसन्नता होती। बोलो। रमन मास्टर की भौहें थोड़ी सी उठीं। 3 शिष्यों में से पारस के पास मिडिल टियर स्पिरिचुअल बॉडी है और राहुल लो टियर और मिडिल टियर स्पिरिचुअल बॉडी के बीच में है। फिर भी एक नकुल शॉ है जिसके पास लो टियर स्पिरिचुअल बॉडी थी, लेकिन वह बहुत ही असामान्य है। जैक विल्सन ने शिष्यों का सारांश दिया और फिर नकुल शॉ के बारे में बताया जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। शुरुआत में रमन मास्टर हिले नहीं और न ही बोले, लेकिन जैसे जैसे जैक विल्सन ने बताया कि कैसे नकुल शॉ को 2 प्रमुखों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था और वह गोली बनाने और व्यू रचना में उत्कृष्ट था, उनका भाव थोड़ा बदल गया। नकुल शॉ के शीर्ष बाहरी शिष्य की पहचान की बात करें तो रमन मास्टर को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। सब कुछ सुनने के बाद रमन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर नकुल शॉ में व्यू रचना और गोली बनाने में बहुत प्रतिभा है तो ये टूटे हुए चंद्रमा के वंश ब्रोकन मून क्लैन के लिए एक अच्छी बात है। जैक विल्सन चकित रह गया। लेकिन इस बारे में सोचते हुए जो लोग व्यू रचना और गोली बनाने में उत्कृष्ट थे उनमें आमतौर पर ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं होती थी। खासकर नकुल शॉ जैसे किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ एक लोटियस स्पिरिचुअल बॉडी के साथ उसके लिए दूर तक जाना मुश्किल था। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे गुरु, मेरे पास मेरी अपनी योजनाएं हैं। 5 साल का फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा।
तुमने पिछली बार मौका गंवा दिया था, इसलिए तुम्हें अब इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, रमन मास्टर ने कहा। समझ गया। जैक विल्सन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल किसी के भाग्य को बदल सकता था। ये ट्रायल फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस से जुड़ा था और जो लोग ट्रायल पास करते थे उन्हें बहुत अच्छे इनाम मिलते थे। फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल की तुलना में भगवान गुवान के शिष्य कुछ भी नहीं थे। युद्ध के इरादे से भरा हुआ वह बगीचे से निकल गया। जैक विल्सन को अपने गुरु की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दी, जय को लाओ। जय। जैक विल्सन के चेहरे पर लाचारी और जलन के भाव दिखाई दिए। जब से जय अपने गुरु का शिष्य बना था तब से बाद वाले ने जय पर अपनी ऊर्जा और संसाधन बहुत ज्यादा लगाए थे, जबकि अन्य शिष्यों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। टूटे हुए चंद्रमा का वंश, ब्रोकन मून क्लैन, 1000 लीफ पॉन्ड। नकुल शॉ आराम से तालाब में डूब गया, यहाँ तक कि उसकी सांस भी लगभग रुक गई थी। उसकी बाईं आंख कभी कभार धड़कती थी, जिससे एक अजीब रक्तरेखा शक्ति, ब्लडलाइन पावर निकलती थी जो उसके पूरे शरीर में दौड़ती थी। पिछले कुछ दिनों में नकुल शॉ की सिल्वर वॉल टेक्निक 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी, क्योंकि उसने कुछ मैरो क्लेंसिंग पिल्स खा ली थी, जिससे उसके गुण बहुत बढ़ गए थे। इस समय वह मणिक के समान ही शरीर को मजबूत करने के स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन नकुल शॉ का लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं था। 1000 लीफ पॉन्ड में उसकी हड्डियां, रक्त और त्वचा सभी में एक सूक्ष्म बदलाव आया और उसके डेंटियन में आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, एक उच्च गुणवत्ता तक पहुंच गई। ऐसा लगता है कि 1000 लीफ पॉन्ड भी आंतरिक शक्ति और सच्ची शक्ति, ट्रू फोर्स में भी मदद करता है, नकुल शॉ ने सोचा। आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, वह ऊर्जा थी जो कंसोलिडेटेड दायरे में रहने वालों द्वारा बनाई गई थी, जबकि सच्ची शक्ति, ट्रू फोर्स, असेंडेड दायरे में रहने वालों द्वारा बनाई गई थी और इसकी शक्ति आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ से 10 गुना ज्यादा मजबूत थी। जब तक नकुल शॉ सिल्वर वॉल टेक्निक के 10वें स्तर तक पहुंचता तब तक वह सिल्वर एयर ट्रू फोर्स बना सकता था। समय बहुत तेजी से बीत गया, पूरा एक दिन बीत चुका था और नकुल शॉ के शरीर के गुण इतने बढ़ गए थे कि यह एक मैरो क्लेंसिंग पिल के प्रभावों से भी ज्यादा हो गया था। हालांकि मैरो क्लेंसिंग पिल का प्रभाव मजबूत था, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं रहा, न ही यह पानी जितना रहस्यमय था। रात में नकुल शॉ को एहसास हुआ कि एनर्जी गैदरिंग एरे चांदनी में बदलता हुआ लग रहा था और पानी में एक चांदी की परत दिखाई दी। पानी में रहस्यमय शक्ति का तत्व भी बदलने लगा था। यह एनर्जी गैदरिंग एरे काफी रहस्यमय है। जब मैं एक आंतरिक शिष्य बन जाऊंगा तो मैं इससे कहीं ज्यादा सरल बना सकता हूं, नकुल शॉ ने सोचा। जाहिर है एनर्जी गैदरिंग एरे केवल एक सहारा था। 1000 लीफ पॉन्ड प्रकृति द्वारा बनाया गया था और यह हजारों सालों से मौजूद था। 1000 लीफ पॉन्ड में शक्ति थोड़ी बदल गई थी, लेकिन इसका शरीर के लिए बेहतर प्रभाव था। नकुल शॉ ने अपनी नकली मौत की स्थिति को बनाए रखा। उसने अनुमान लगाया कि उसे बस कुछ और बार तालाब में भिगोने की जरूरत थी और उसकी सिल्वर वॉल टेक्निक 10वें स्तर तक पहुंच जाएगी। लेकिन ठीक इसी पल कुछ आवाजें सुनाई दी, भले ही वे धीमी थीं। चेंग चेंग। 1000 लीफ पॉन्ड की खामियों के माध्यम से 2 आकृतियां अंदर आईं और उन्होंने जिस खामी का इस्तेमाल किया था वह वही थी जिसका नकुल शॉ ने अभी अभी इस्तेमाल किया था। बहन अरुणिता, क्या हमें कोई ढूंढ लेगा? उनमें से एक लड़की थी जिसकी आवाज़ साफ और कुरकुरी थी। हाँ, क्लैन मिशन डिवीजन में किसी ने मुझे इस खामी के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि 1000 लीफ पॉन्ड आज खुला नहीं था। दूसरी लड़की हल्के से हंसी। जिस लड़की ने अभी अभी बात की थी वह थोड़ी बड़ी थी, शायद 20 साल की, और उसका फिगर बहुत सुंदर था। उसके बगल वाली लड़की थोड़ी छोटी थी, उसकी आंखें क्रिस्टल जैसी थीं और उसका फिगर एक नक्काशी की तरह था। दोनों सुंदरियां 1000 लीफ पॉन्ड में चली गईं और उन्होंने चारों ओर का सर्वेक्षण किया। 1000 लीफ पॉन्ड खाली था और किसी के मौजूद होने का कोई संकेत नहीं था। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कोई नहीं है, बहन अरुणिता ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, शर्मीली लड़की मुस्कुराई, लेकिन वह अभी भी ऐसा कुछ करने के खिलाफ थी। ये पुष्टि करने के बाद कि यहाँ कोई नहीं था, दोनों पानी में कूद गईं। उसी समय नकुल शॉ, जो 10 गज दूर था, उसने पानी में हलचल महसूस की। क्योंकि तालाब एक व्यूह एरे द्वारा सुरक्षित था, इसलिए पानी शांत और स्थिर होना चाहिए था। लेकिन इस समय पानी में हलचल हुई, जिसका मतलब था कि कुछ घुसपैठिए थे। नकुल शॉ अपनी निष्क्रियता से बाहर आया और अपनी बाईं आंख से लहरों की दिशा में देखा। हालांकि वे 10 गज से अलग थे, फिर भी उसकी बाईं आंख साफ साफ देख सकती थी। लेकिन अगले दृश्य ने उसके चेहरे को लाल कर दिया और उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। वह आखिरकार केवल 14-15 साल का युवा था और उसने सब कुछ अनुभव नहीं किया था। वाह, नकुल शॉ इतना विचलित हो गया था कि वह पानी में डूबने लगा और ऊपर आ गया। कौन है वहाँ? बहन अरुणिता चिल्लाई और उसने एक लहर को 10 मीटर ऊंचा भेजा, जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। चेंग चेंग। दोनों आकृतियां लहर के आवरण में तुरंत किनारे पर लौट आईं और जब लहर नीचे गिरी तो नकुल शॉ ने 2 लड़कियों को देखा जिनके पास आंतरिक शिष्यों की वर्दी थी। एक लंबी और सुंदर थी, जबकि दूसरी शर्मीली थी।
चाहे उन्हें कहीं भी रखा जाए, दोनों की आकृतियां शीर्ष स्तर की थीं और सनफेदर सिटी की सबसे खूबसूरत महिलाओं से भी कम नहीं थीं। कौन सा बदमाश ऐसे बेशर्म काम करने की हिम्मत करता है? बहन अरुणिता ने जैसे तैसे खुद को अपने कपड़ों से ढका और उसने नकुल शॉ की ओर ठंडे लहजे में देखा। हुआंग, मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी का एक उछाल नकुल शॉ की ओर एक पहाड़ की तरह बढ़ गया। उसकी साधना जैक विल्सन से भी ज्यादा मजबूत थी, जो सैंडेड दायरे के तीसरे आकाश में था। दूसरी सुंदरी गुस्से और शर्म से भरी हुई थी क्योंकि वह बहन अरुणिता के पीछे छिप गई थी। गलत मत समझो, मैं बस यहाँ साधना कर रहा था, नकुल शॉ ने लाल चेहरे के साथ जल्दबाजी में कहा। इस स्थिति ने उसे अवाक कर दिया। बहन अरुणिता भी हैरान थी। उसके सामने का युवा केवल 14-15 साल का लग रहा था और वह एक बेशर्म बदमाश जैसा नहीं लग रहा था। पीछे मुड़ो और अपनी आंखें बंद करो, बहन अरुणिता ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी के तहत नकुल शॉ जल्द ही शांत हो गया और उसने पीछे मुड़कर अपनी आंखें बंद कर ली जैसा कि उसे आदेश दिया गया था। वह जानता था कि उसमें बिल्कुल भी विरोध करने की ताकत नहीं थी। पीछे मुड़कर उसने दोनों के कपड़े पहनने की आवाज़ सुनी। मुड़ जाओ। बहन अरुणिता तालाब के बगल में खड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में ठंडक कम नहीं हुई थी। नकुल शॉ बिना किसी भाव के मुड़ गया और जब उसने दोनों सुंदरियों के चेहरों को देखा तो उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। बहन अरुणिता सामने खड़ी थी, जबकि दूसरी लड़की उसके पीछे छिप गई थी और केवल अपना आधा चेहरा दिखा रही थी। अगर तुम आज कोई स्पष्टीकरण नहीं देते तो मैं तुम्हें दंडित करूंगी। बहन अरुणिता का चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने अपने सामने के युवा को डराने का फैसला किया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि युवा उसे एक चकित चेहरे के साथ घूर रहा था। वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि नकुल शॉ उसे नहीं देख रहा था, बल्कि उसके पीछे वाले व्यक्ति को देख रहा था। ये तुम हो? नकुल शॉ बहन अरुणिता के पीछे शर्मीली लड़की को देखते हुए चिल्लाया। अध्याय 134, ऋतिका। ये तुम हो? बहन अरुणिता के पीछे खड़ी लड़की को देखकर नकुल शॉ ने उत्साह के साथ कहा। वह हैरान रह गया और ऐसा लगा जैसे उसके सपनों की साथी आखिरकार सामने आ गई है। बहन अरुणिता की नज़रों में उसका ये भाव वासना था और वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। तो ये बच्चा मुझे नहीं, बल्कि मेरे पीछे वाले व्यक्ति को देख रहा था। इस पल नकुल शॉ के दिल में एक लहर उठी। बहन अरुणिता के पीछे खड़ी लड़की बहुत परिचित थी। वह उसके दिमाग में सैकड़ों हजारों बार आ चुकी थी क्योंकि वह मिस्टीरियस विंडपाम को समझना चाहता था। वह उस दिन खाई पर खड़ी शर्मीली लड़की थी। किसी ऐसे व्यक्ति को असलियत में देखने की खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता था जो उसके दिमाग में हजारों बार आया हो। यहाँ तक कि नकुल शॉ भी अपना संयम खो बैठा था। बहन ऋतिका, क्या तुम इसे जानती हो? बहन अरुणिता ने संदेह और उत्साह के साथ अपने पीछे खड़ी लड़की को देखा। क्या बहन ऋतिका का किसी लड़के से कोई रिश्ता हो सकता है? उसकी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मुझे कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं इसे नहीं जानती। ऋतिका का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने नकुल शॉ का निरीक्षण किया, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। उसकी मासूमियत को देखकर बहन अरुणिता को यकीन हो गया कि ऋतिका नकुल शॉ को नहीं जानती क्योंकि वह जानती थी कि ऋतिका उससे झूठ नहीं बोलेगी। इसके अलावा नकुल शॉ की साधना के साथ उसे केवल एक बाहरी शिष्य होना चाहिए और उसका आंतरिक शिष्यों के साथ कोई संबंध नहीं होगा। बदमाश, ज्यादा मत सोचो। तुम उसके चाहने वालों में से एक होंगे, लेकिन तुम्हें ऐसे शर्मनाक काम करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। बहन अरुणिता ने धार्मिक रूप से कहना शुरू कर दिया, लेकिन नकुल शॉ की आंखों को उदास होते देख उसे इतना गुस्सा होने पर पछतावा होने लगा। बहन अरुणिता ने सोचा कि नकुल शॉ एक चंचल लड़का था क्योंकि वह बहुत छोटा था। अगर कोई और होता तो वे शायद अब तक मर चुके होते। नकुल शॉ ने अपना संयम वापस पा लिया और जानता था कि वे उसे नहीं जानते थे, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में उत्साह को रोक नहीं पाया। उस समय 3 लोगों ने उसे चकित कर दिया था और अब वह उस लड़की से फिर से मिला था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नकुल शॉ अभी भी खुद को उसका नाम जानने से रोक नहीं पाया। बहन अरुणिता का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने का युवा शांत हो गया था, मानो उसकी उम्र अचानक बढ़ गई हो, क्योंकि ऐसी शांति उसके उम्र के किसी व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए थी। जब ऋतिका जवाब देने वाली थी तो उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसे बहन अरुणिता ने रोक दिया। बहन ऋतिका, इस बच्चे के दिमाग में कुछ भी अच्छा नहीं है। यह अभी अभी उसके शर्मनाक काम से देखा जा सकता है। बहन अरुणिता ने ऋतिका को एक तरफ खींचा और ठंडे लहजे में नकुल शॉ का सामना किया। क्योंकि नकुल शॉ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था, उसने उसे दंडित करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, नकुल शॉ ने ठंडे लहजे में कहा, बहन, मुझे लगता है कि 1000 लीफ पॉन्ड आज खुला नहीं है, तो आप कैसे अंदर आईं? अगर आप मुझे कोई सही स्पष्टीकरण नहीं देती हैं तो मैं इसकी सूचना वंश क्लैन को दूंगा। ये सुनकर दोनों लड़कियों के भाव बदल गए, खासकर ऋतिका के, जो तुरंत घबरा गई।
थाउजेंड लीफ पॉन्ड वंश क्लैन का एक पवित्र स्थान था और बिना अनुमति के, यहाँ तक कि आंतरिक शिष्यों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो तुम कैसे अंदर आए? बहन अरुणिता का रवैया अभी भी अडिग था। श्वा, नकुल शॉ ने एक टोकन निकाला और बहन अरुणिता को तेजी से देखा। वंश क्लैन मिशन टोकन। युवा की नज़र में बहन अरुणिता आखिरकार घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने के युवा की एक विशेष पहचान थी, वरना उसके पास थाउजेंड लीफ पॉन्ड में प्रवेश करने के लिए वंश क्लैन मिशन टोकन नहीं होता। मुझे उप प्रमुख बिस्वनाथ के आदेश पर व्यूहों अरेज की कमजोरियों और खामियों की जांच करने के लिए यहाँ आना पड़ा, लेकिन 2 लोग घुस आए थे। क्या आप अपना पाप जानती हैं? अंत में नकुल शॉ चिल्ला रहा था। उसकी बाईं आंख सक्रिय हो गई और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह विरोधियों के रहस्य देख सकता था। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को अपराधबोध से देखा। नकुल शॉ के पास थाउजेंड लीफ पॉन्ड में प्रवेश करने का एक कारण था और वे दोनों व्यू एरेक की खामियों के माध्यम से तालाब में घुस आई थीं। पलक झपकते ही नकुल शॉ सवाल करने वाले से सवाल पूछने वाले में बदल गया था। उसे बस व्यू एरेक को सक्रिय करने की जरूरत थी और पास के वंश क्लैन मिशन डिवीजन के सदस्य आ जाते। तो तुम हमारा ताक-झांक कैसे कर रहे थे? बहन अरुणिता हार कैसे मान सकती थी? आंतरिक शिष्यों के बीच अपनी प्रसिद्धि के बारे में सोचते हुए वह एक बाहरी शिष्य से हार नहीं सकती थी। ताक-झांक, पहले कौन आया था? नकुल शॉ हंसा। इस समय वह एक शुद्ध, निर्दोष युवा की तरह नहीं लग रहा था। तुम? बहन अरुणिता अवाक रह गई। वास्तव में नकुल शॉ उनसे पहले आ चुका था और वे दोनों गुप्त रूप से आए थे। भाई शॉ, ये हमारी गलती है, कृपया ऐसा मत करो। रितिका की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने भीख मांगी। उसके मासूम और दुखद रूप को देखकर नकुल शॉ जाहिर तौर पर उन्हें नहीं बताएगा। इस समय बहन अरुणिता भी चुप थी, मानो वह जानती थी कि प्रतिद्वंद्वी में उसे धमकी देने की क्षमता थी। ठीक है, मैं बहन रितिका की वजह से आगे नहीं जाऊंगा। नकुल शॉ ने अपना टोकन वापस ले लिया। बहन अरुणिता के चेहरे पर, जैसा मैंने सोचा था, का भाव दिखाई दिया। बच्चे, तुम्हारे जैसे एक बाहरी शिष्य बहन रितिका को नहीं पा सकेगा। रितिका का चेहरा खून की तरह लाल था क्योंकि उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी आंख के कोने से नकुल शॉ पर चुपके से नजर डाली। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आप लोग जाए। अगर आपको डीकन या वंश क्लैन मिशन डिवीजन के अन्य सदस्यों द्वारा पाया जाता है तो मैं आपको बचा नहीं सकता। नकुल शॉ ने बिना किसी भाव के कहा क्योंकि उसने अपने शरीर को वापस थाउजेंड लीफ पॉन्ड में नीचे किया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर बहन अरुणिता थोड़ी निराश हो गई, लेकिन इस बारे में सोचते हुए वह नकुल शॉ के लिए खेद महसूस करने लगी। वह सिर्फ एक लोली बाहरी शिष्य था और वह अपने पूरे जीवन में एक आंतरिक शिष्य नहीं बन पाएगा। क्योंकि बहन रितिका ने उसे पहले नहीं देखा था, इसका मतलब था कि इस युवा का प्यार एक तरफा था। बहन अरुणिता ने आह भरी और रितिका को खींच लिया और वे व्यू एरेक से बाहर निकल गईं। दोनों को अपनी आंखों से दूर भेजते हुए नकुल शॉ ने एक लंबी सांस ली और अपने माथे का पसीना पोंछा। बहन अरुणिता की ताकत के साथ वह आसानी से उसे एक सबक सिखा सकती थी। यहाँ तक कि भगवान गुवान भी उसके साथ एक चाल का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे ही दोनों व्यू एरेक से बाहर निकले, एक शर्मीली, शांत आवाज सुनाई दी, मेरा नाम रितिका है, धन्यवाद। नकुल शॉ रुक गया और उसने अपने पास एक शर्मीले चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा, इससे पहले कि वह उसकी नज़र से बच नहीं पाता। रितिका, हाँ, यह एक अच्छा नाम है, नकुल शॉ ने बुदबुदाया, इसके बजाय मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मिस्टीरियस विंडपाम ने बहुत मदद की थी और अपने अभ्यासों के माध्यम से उसे पूरी तरह से याद था कि लड़की कैसी दिखती थी और वह उससे मिलकर धन्यवाद देना चाहता था। अब जब वह रितिका से मिल गया था तो नकुल शॉ को लगा जैसे वह उसके एहसानमंद है। दोनों के जाने के बाद नकुल शॉ एक बार फिर थाउजेंड लीफ पॉन्ड में डूब गया और चुपचाप सिल्वर वॉल टेक्निक का अभ्यास करना शुरू कर दिया और पानी में रहस्यमय ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। देर रात तक नकुल शॉ वंश क्लैन मिशन डिवीजन में वापस नहीं आया और उसने अपनी रिपोर्ट वापस सौंप दी कि व्यू एरेक के हिस्से कहाँ कमजोर थे। अपने आंगन में लौटकर नकुल शॉ ने एक बार फिर अभ्यास करना शुरू कर दिया। दूसरी सुबह नकुल शॉ ने पाया कि उसकी सिल्वर वॉल टेक्निक के 10वें स्तर से आधा कदम दूर थी। उसका शरीर हाफ सटे पसेंडेड दायरे में था और केवल अपनी मांसपेशियों के साथ वह हाफ सटे पसेंडेड दायरे में सामान्य अभ्यासियों को हरा सकता था। मुझे असेंडेड दायरे के पहले आकाश में कुछ को चुनौती देने में सक्षम होना चाहिए। नकुल शॉ मुस्कुराया, लेकिन 10वें स्तर, भले ही वह केवल आधा कदम दूर था, फिर भी पहुंचना मुश्किल था। हालांकि नकुल शॉ को कोई जल्दी नहीं थी। उसके दृष्टिकोण से अगर वह चाहता तो आधे महीने में एक आंतरिक शिष्य बन सकता था, लेकिन वह पहले थोड़ी और ताकत इकट्ठा करना चाहता था। अगर मैं एक आंतरिक शिष्य बन जाता हूं तो जैक विल्सन और मेरे बीच का झगड़ा सामने आ जाएगा और मैं रमन मास्टर की नज़रों में भी आ जाऊंगा, नकुल शॉ ने सोचा। इसलिए उसे अब उसके पास मौजूद लाभ के साथ और ताकत इकट्ठा करनी चाहिए।
समय की गणना करते हुए नकुल शॉ को एहसास हुआ कि वंश क्लैन मिशन डिवीजन में उसे रहने के लिए 10 दिन पूरे हो गए थे। बूढ़े बिस्वनाथ और बूढ़े गोपीनाथ के बीच बहस के कारण नकुल शॉ ग्रासवुड डिवीजन और वंश क्लैन मिशन डिवीजन में 10 दिन तक रहा। नकुल शॉ ने अब ऐसा किया था, लेकिन अगले कुछ दिनों तक बूढ़े बिस्वनाथ और बूढ़े गोपीनाथ दोनों उसे खोजने नहीं आए। नकुल शॉ ने सिल्वर वॉल टेक्निक और लाइटनिंग विंड पाम का प्रशिक्षण शुरू कर दिया, और जब उसके पास अतिरिक्त समय होता था तो वह चुपके से 1000 लीफ पॉइंट में चला जाता था। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि नकुल शॉ को प्रेम और समीरा से चुनौतियां मिलीं। हर 6 महीने में एक बार एक प्रतिस्थापन आंतरिक शिष्य को चुनौती देने का मौका मिलता था। लेकिन उन शिष्यों के लिए जो पहले से ही शीर्ष 20 में पहुंच चुके थे, कोई सीमा नहीं थी। हर कोई जानता था कि शीर्ष बाहरी शिष्यों को एक बड़ा फायदा था, और प्रेम एक आंतरिक शिष्य बनने से पहले खोखली इमारत हॉलो बिल्डिंग में प्रवेश करने में सक्षम होने की बहुत उम्मीद कर रहा था। वास्तव में अपनी हाई टियर स्पिरिचुअल बॉडी और राजपूत परिवार और वंश क्लैन के बीच संबंध के साथ प्रेम पूरी तरह से कृति और प्रफुल्ल की तरह हो सकता था और तुरंत एक आंतरिक शिष्य बन सकता था। जो कारण वह एक नहीं बना था वह एक बिंदु के कारण था, शीर्ष बाहरी शिष्य बनना। और अब प्रेम की साधना चरम हाफ स्टेप असेंडेड दायरे में पहुंच गई थी। जरा सी भी गलती उसे असेंडेड दायरे में पहुंचा देती। 3 दिन बाद नकुल शॉ ने प्रेम और समीरा से लड़ाई की। प्रेम अब चौथे स्थान पर था और उसकी ब्लेजिंग सन मैनुअल में बहुत सुधार हुआ था। वह नकुल शॉ से लड़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन परिणाम वही था। नकुल शॉ ने अपनी लाइटनिंग विंड पाम का भी इस्तेमाल नहीं किया। सिल्वर वॉल टेक्निक, स्टार फिंगर और केवल 4 विंड स्टेंसेस के साथ प्रेम आसानी से हार गया। समीरा भी बेहतर नहीं थी। वह नकुल शॉ से हारने से पहले 10 बार लड़ने में कामयाब रही। उसकी ताकत अब कैरी से कम नहीं है, जब बाद वाला शीर्ष बाहरी शिष्य था। समीरा ने हार मान ली। शीर्ष बाहरी शिष्य के रूप में नकुल शॉ की स्थिति को हिलाया नहीं जा सकता था।